बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी जो क्लास है स्पेशल ये है नस्ट NET 2 2026 जो आप लोगों का 31 जनवरी से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए बेसिक मैथ की हमारी ये स्पेशल क्लास है। इसमें मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को पास पेपर 2025 का करवाऊंगा। जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो भी मैं इसमें आपको करवा दूंगा। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझा दूंगा और फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पहले हम आज जो हमारा टारगेट है वो नस्ट NET बिजनेस का बेसिक मैथ का है। अच्छा जी। अब जो नस्ट के टेस्ट है ना, ये आप लोगों के पास। अच्छा जी। हमारे पास जो नस्ट के टेस्ट है, आप लोगों के पास 5 टेस्ट होते हैं। उनमें से आप लोगों की जो कैटेगरी है दैट इज नस्ट NET बिजनेस। अब नस्ट NET बिजनेस में दो सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है बेसिक मैथ का और दूसरा आता है इंग्लिश का। ये मेजरली दो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास टोटल होते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ MCQs होंगे बेसिक मैथ के वो भी आप लोगों के पास 100 होंगे। यानी 50% इसका काउंट होता है, बेसिक मैथ पे होता है आपका टेस्ट। और 100 MCQs इंग्लिश के होते हैं। यानी 50% ऑफ योर टेस्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश। तो नस्ट के टेस्ट में 50% बेसिक मैथ और 50% इंग्लिश है। 50% इज इक्वल टू 100 MCQs और यहाँ पे भी 50% इज इक्वल टू 100 MCQs। तो टोटल आप लोगों के पास 200 MCQs होंगे। यू हैव टू सॉल्व इन लिमिटेड टाइम ऑफ 180 मिनट्स। आप लोगों ने इन 200 MCQs को सॉल्व करना होगा 180 मिनट्स के अंदर। अब आपके पास हार्डली एक MCQs के लिए 1 मिनट भी नहीं बच रहा होता है। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, सिर्फ एक ट्रिक को याद रखो। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके बाकी पेपर को अफेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना है और उसको बाद में सॉल्व कर लेना है। एक रफ शीट भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनसे आप कह सकते हो। तो रफ शीट पे अपना आप लोग सारा काम वगैरह करते जाओ, छोटा छोटा लिखो, उसकी सेग्रीगेशन कर लो, उसमें डिविजन्स कर लो और इस तरह अपनी कैलकुलेशंस को आप लोग कर सकते हैं। ओके। आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये 100 MCQs बेसिक मैथ के और 100 इंग्लिश के हैं। आप लोगों ने वो पेज ले लेना, उस पेज पे अपने तमाम चीज़ों को नोट करते जाना, जो रफ वर्क वगैरह ये वो होगा, ठीक है। अपने जो मार्क्स है ना, आप लोगों के लिए टारगेट जो सेट किया 180/200 है। अपने मार्क्स इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं, आप तमाम बच्चों ने, ठीक है। आप लोगों का नस्ट का एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस वीडियो को आप लोग बार बार देखोगे, ये आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप लोगों ने इस नंबर पे अपने मार्क्स को शेयर करना और टारगेट है 180/200। लास्ट ईयर 171 पे हाईएस्ट स्कोर गए हैं। तो आप सारे बच्चे अपना डिजायर टारगेट एक दफ़ा मुझे टाइप करके भेजो। सारे बच्चे अभी अपने पास पानी की बोतल वगैरह रखेंगे, पानी वगैरह पियेंगे, हाइड्रेटेड होके एक्टिव होके बैठेंगे मेरी क्लास के अंदर। कोई भी लेजी स्टूडेंट इस क्लास में नहीं होगा, सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। आप लोगों ने एक्टिव किया होना, मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाना है, ठीक है। साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाओ। आप जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो, आप लोगों के लिए फिजिक्स की भी स्पेशल क्लास शेयर की गई आज। आप लोगों के लिए मैथ की पहले की गई स्पेशल क्लास। ये आप लोगों की रूटीन से हट के क्लासेस हैं। ये इनका कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ था आप लोगों से, ये आपको गिफ्ट क्लासेस होती हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये आप लोगों के साथ होता है कि आप लोगों को गिफ्ट दे। आप लोग जब आए हो इधर हमारे इदारे में तो आप लोगों को हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करें। एक तो लाइव क्लासेस चल रही हैं, ये आपके गिफ्ट क्लासेस हैं, ये कोई रूटीन की क्लास नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की भी आप लोगों की एक स्पेशल क्लास होगी। नस्ट के इंग्लिश के लिए भी होगी, फिजिक्स की हो चुकी हुई है, मैथ की 3-4 दिन पहले हो गई थी। आज बेसिक मैथ की एक इंग्लिश की भी क्लास होगी, एक केमिस्ट्री की भी होगी जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो एक्टिव हो जाओ। एक दफ़ा सारे स्टूडेंट मुझे एक्टिव का मैसेज करेंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे में स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे क्लासेस ली हैं हज़ारों की तादाद में बच्चों की भी। और उन बच्चों का रिस्पॉन्स आता था, समझ में आता था। लेकिन आप लोग जो बच्चे हो ना अभी बिल्कुल एक्टिव नहीं हो रहे हो। एक्टिव एक्टिव होके बैठेंगे क्लास में तमाम बच्चे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज फिर मैं क्लास आगे नहीं लेके चल रहा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो बच्चे कह रहे होते हैं कि सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो वो ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोगों के भैया यहाँ पे बेसिक मैथ की बात हो रही है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। नस्ट का जो टेस्ट 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसकी बेसिक मैथ की हमारी आज स्पेशल क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नस्ट का पेपर नहीं बनाया, पास एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाया, नस्ट के सॉफ्टवेयर ने बनाया है। अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं बता रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ 2025
2024, 2023। भाई मैं एक एक चीज आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो 2023, 24, 25 में आप लोगों के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए ना, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब 2026 में चाहे इनमें से एक भी ना आए, होता नहीं है ऐसे। नॉर्मली पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनमें से रिपीट हो रहे होते हैं, टॉपिक्स भी वही होते हैं। लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ कि ये कोई ट्रेंड नहीं है कि पास्ट ईयर्स में से ही यूनिवर्सिटीज पूछेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री वाला, परसेंटेजेस वाला। ज्योमेट्री के मैक्सिमम एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। आप लोगों के 20 to 25 तक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ज्योमेट्री में से आएंगे जरूर, ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन 20 to 25 से बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। परसेंटेजेस ना बेसिकली डिवाइड हुआ होता है। जो डायरेक्ट परसेंटेज के क्वेश्चन है वो 5 तक आएंगे, और फिर परसेंटेज को यूज किया जाता है प्रॉफिट और लॉस के अंदर। यहां से भी आप लोगों के 5 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑलमोस्ट 3 से 4 तक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप लोगों के 10 तक आ जाते हैं। ये बेसिक मैथ के अंदर भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ये एडवांस मैथ का टॉपिक है, ठीक है। बेसिक मैथ में फिर रेशियो फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, 10 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑलमोस्ट इसको मैं लिखूंगा 5 to 10, ठीक है, या इसको 8 तक ऑलमोस्ट आते हैं, कि रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाले मेन आप लोगों के हाईलाइटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। ज्योमेट्री हो, परसेंटेजेस हो, प्रॉफिट लॉस हो, प्रोबेबिलिटी हो, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो फ्रैक्शंस हैं, ये वाले आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी मिसलेनियस आप लोगों के होंगे, मीन मॉड में से, मीडियन में से आएंगे। उसके अलावा वर्क टाइम डिस्टेंस में से होंगे, वो मैं आपको नीचे इधर करवा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस में क्या आ जाएंगे, वर्क प्रॉब्लम, ठीक है, वर्क प्रॉब्लम, फिर स्पीड, फिर डिस्टेंस, फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, ये आ जाते हैं। और बेसिक स्टैट, बेसिक स्टैट का मतलब क्या होता है, बेसिक स्टैट का मतलब होता है मीन, मॉड और मीडियन। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दिए हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक परसेंटेजेस। अब इसका लेआउट क्या होगा, लेआउट हमारे लेक्चर का ये होगा कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू understand the core of these concepts like percentages, fractions, what does actual mean of percentages, इन सबको पहले हम समझेंगे। उसके बाद इनके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ का पहला टॉपिक है परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस को ऐसे हम देखेंगे कि परसेंटेजेस का पहले मतलब क्या होता है। अब ये जो पर लिखा हुआ है ना, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, ठीक है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक लेके चलूंगा। सेंट जो है ना बेसिकली सेंचुरी से निकला है। सेंट बेसिकली ये सेंचुरी से निकला हुआ है, ठीक है। तो आउट ऑफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ सेंचुरी 1/100, आउट ऑफ सेंचुरी मतलब 1/100। तो कहीं पे भी आप लोगों के पास ये सिंबल परसेंट का लिखा होगा ना, तो उसकी जगह पे 1/100 लिख देना आप लोगों ने। मिसाल के तौर पे कहीं पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है 2%, तो 2% को मैं क्या लिखा करूंगा, 2/100। ये अभी बातें नोट कर लो, जब मैं पास्ट पेपर करवाऊंगा ना तो उनमें ये हेल्प करेंगे, 2/100। अगर कहीं पे x% लिख रखा है तो आई विल राइट x/100। वॉट इट। अगर कहीं पे 100% लिख रखा है तो आई विल राइट 100/100, दैट इज गोइंग टू बी 1। वॉट इट। तो ये इसका मतलब होता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछते हैं कि व्हाट इज व्हाट इज 40% ऑफ 200। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब इनको हल करने का ये लेआउट होगा कि आप लोगों ने लिखना है, जो व्हाट होगा या विच होगा इसकी जगह पे आप लोगों ने एक्स लिख लेना है, इज की जगह पे इक्वेलिटी लिख लेनी है। 40 का 40 आ गया, आगे परसेंट था तो इसकी जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये 200 का 200 आ गया। तो दैट विल बिकम, 2 0 2 0 से कैंसिल, 240 जा 80, सो द 80 इज राइट आंसर। क्लियर, गॉट इट। एवरीबडी क्लियर। जब आपको क्लियर होगा तो यस विद रेड हर्ट, यस विद रेड हर्ट, नो विद ब्लैक हर्ट टाइप करेंगे सारे बच्चे, यस विद रेड हर्ट। रेड हर्ट्स की लाइन लगनी चाहिए आप लोगों की, पता चलना चाहिए बच्चे उधर एक्टिव बैठे हुए हैं। आप लोग जिस भी सिटी में बैठे हो, एक दफा सारे बच्चे एक्टिव होकर मुझे अपनी सिटी का नाम तो लिख के भेजो। सिटी का नाम लिख के भेजो कि मेरी आवाज आप कहाँ कहाँ से सुन रहे हो, पाकिस्तान के किस किस कोने से आप लोग सुन रहे हो आवाज। एक्टिव हो जाओ आप लोग, पता नहीं आप लोग नींद में हो, क्योंकि मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स अभी 35 40 के करीब बच्चों का रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। सारे बच्चे सही रिस्पॉन्स करें, सारे बच्चे। ठीक है जी, ठीक है। पिपला से हैं कुछ, ठीक है, वेरी गुड। और सिटी बताएं ना, सिटी लिख के भेजें, वेरी गुड। एक्टिव तो हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे लाइन लगनी चाहिए जब आप लोग क्लास में हो ना, ठीक है। टोबा टेक सिंह, बिल्कुल ठीक, टोबा टेक सिंह से हैं।
उसके बाद सियालकोट से भी बैठे हुए हैं, लाहौर से भी हैं, फिर कई बच्चे कराची से बैठे हुए हैं, डेरा इस्माइल खान से हैं, फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मंडी भाउद्दीन से हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। चलें, अब लग रहा है कि अब बच्चे एक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने बस अभी तक ये पढ़ा कि परसेंटेजेस में व्हाट इज 40% ऑफ 200, व्हाट की जगह पे एक्स, इसकी जगह पे इक्वलिटी 40/100 मल्टीप्लाई बाई ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये स्टेज नंबर 1। ओके जी। अब परसेंटेजेस तो हमने ये पढ़ लिया, अब दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। अगर मैं लिख दूं कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो इसको क्या करेंगे, सेम सिनेरियो है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना, 50 की जगह पे 50, इसकी जगह इक्वालिटी, व्हाट की जगह एक्स, परसेंट की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 200 का 200, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया तो 50 विल बी 2x, तो x की वैल्यू आ गई 25। सो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, 25%। गॉट इट। भाई आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है कि कहीं पे भी व्हाट लिखा हुआ है या कहीं पे भी विच लिखा हुआ है, इसकी जगह पे x लगा दो। कहीं पे इज लिख रखा है उसकी जगह पे इक्वालिटी लगा दो। परसेंट लिख रखा है उसकी जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, बस बात खत्म होगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। ओके। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक स्टैट, क्योंकि मेन में आपको पास पेपर के क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, उसमें प्रैक्टिस होगी। बेसिक स्टैट में हमारे पास आ जाता है मीन। मीन कहते हैं एवरेज को। तो भैया जब भी एवरेज निकालनी होगी तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एवरेज को मैंने लिख लिया ए, तो टोटल सम अपॉन में नंबर, नंबर 1 फार्मूला आप लोग इसको याद रख लोगे। गॉट इट। अगर मुझे सम चाहिए होगा तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। अब भैया आपको एवरेज भी गिवन है, सम भी गिवन है, नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स कैसे निकालेंगे, सम अपॉन में एवरेज। तो ये तीन फार्मूलाज याद रख लो, आपके 2 से 3 एमसीक्यूज इससे हल हो जाएंगे। 2 से 3 एमसीक्यूज इसके पूछे जाएंगे। जैसे आपको कहे गए एक बंदा है, उस बंदे ने पेपर दिया, टेस्ट दिए, उस टेस्ट के 4 उसने टेस्ट दिए, एक में 20 आया, एक में 30 आया, एक में 40 आया, एक में 50 है, इसकी एवरेज निकालो, ठीक है। या अगर वो ये कह दे कि एक बंदा है, उसके टेस्ट की एवरेज आ रही है 38, उसके टेस्ट की एवरेज आ रही है 38, ठीक है, और उसका जो टोटल सम बनता है वो 120 बनता है, तो मुझे बताओ उसके नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे, नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे। तो वो ऐसा भी सिनेरियो दे देता है। दोबारा सुनो, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, बस समझाने के लिए आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ कि इफ अ पर्सन और अ स्टूडेंट, वो ही अपीयर्ड इन अ टेस्ट, और वो उसने सिमिलर नंबर ऑफ टेस्ट दिए, एंड ही गॉट टोटल सम ऑफ 120 मार्क्स, एंड हिज एवरेज स्कोर वाज 38। तो उसके नंबर ऑफ टेस्ट बताओ कितने थे, तो वो नंबर ऑफ टेस्ट हम इस थर्ड फार्मूला से निकालेंगे। सम निकालना है तो 2 और इससे 1, अब कैसे नंबर निकलेगा, टोटल सम 120 और नीचे एवरेज 38 का डिवाइड करके यू विल हैव योर आंसर। गॉट इट। तो ये मीन के रिलेटेड था। अब मॉड देखो, मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड टर्म, मोस्ट रिपीटेड टर्म इन सीक्वेंस, मोस्ट रिपीटेड टर्म इन सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में जो मोस्ट रिपीटेड टर्म होगी उसको मॉड बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 2 1 3 3 9 1। तो मुझे बताओ इस पूरे सीक्वेंस का मॉड कितना होगा, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, शाबाश। एवरीवन शुड मस्ट कंट्रीब्यूट के इस पूरे सीक्वेंस का मॉड कितना होगा। काउंट करेंगे जी, काउंट करेंगे, ऐसे नहीं, काउंट करेंगे। 3 1 टाइम, 2 3, तो 3 3 टाइम रिपीट हुआ है तो इसका मॉड 3 हो गया। तो 2 जो है ना, 1 2, 2 सिर्फ 2 टाइम ही रिपीट हुआ, 1 भी 2 टाइम ही रिपीट हुआ, तो उसका मॉड कितना बना, 3 बना। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 2 2 3 3 4 4 4, इसका मॉड बताओ, तो आप इजीली बता दोगे सर इसका मॉड तो 4 है। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं 1 2 3 4, इसका मुझे मॉड बताओ। अब जल्दी से मुझे नंबर 4 वाले का मॉड बताओ, इसका मॉड कितना होगा, जल्दी से बताएं, शाबाश। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, शाबाश। इसका मॉड कितना होगा, जल्दी से बताएं, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसका मॉड कितना होगा, ऑल मॉड्स। नो, इसका मॉड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, मॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इस लाइन को याद कर लो, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड टर्म, तो भैया रिपीटेड टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं।
ये तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। उसके बाद है मीडियन। मीडियन कहते हैं मिडल टर्म ऑफ सीक्वेंस। मिडल टर्म ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की मिडल टर्म को बोला जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 3 4 9 6 8, चलो एक और 10 भी लिख लो, मुझे सारे बच्चे बताओ इसका मीडियन कितना होगा। इसका मीडियन कितना होगा? तो आप लोग कहोगे कि यहां से ये 3 छोड़ दो, यहां से 3 छोड़ दो, तो इसका मीडियन 9 बन आया। ऐसे ही है। अब पहले इसको अरेंज करके लिखो। पहले 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अगर यहां से देखा जाए तो इसका मीडियन तो 6 बनता है। तो कौन सा मीडियन काउंट करेंगे? ये 9 वाला रॉन्ग है, 6 वाला राइट है। तो यहां पे पहला नोट लगाएंगे, हैश टैग नोट नंबर 1। नोट क्या लगाएंगे कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज योर टर्म्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। भाई सबसे पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने जज करना है मीडियन को। तो ये नहीं कर देना, जज्बाती नहीं बनना है कि ये सीक्वेंस लिखा फौरन से जी इसका 9 मीडियन है। नो वे। सबसे पहले उसको अरेंज करो, 2 3 4 6 8 9 10। उसके बाद अब इसका मीडियन क्या बना? 6 बना। लेकिन अब आप बच्चों के माइंड में एक ये आएगा कि सर ऑड सीक्वेंस अगर होगा तो वो तो हम जज कर लेंगे। व्हाट अबाउट इफ ही आस्क के 1 2 3 4, मुझे अब इसका मीडियन बताओ। ठीक है, ये भी तो कह सकता है। तो अब इसका मीडियन 2 और 3 दोनों है, तो देख लेना अगर कहीं पे 2 और 3 बोथ का ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेना है। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों की एवरेज ले लो, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 5/2 विल बी व्हाट? 5/2, 2.5। तो ये इसका मीडियन होगा। तो हमें ये पता चला कि अगर ऑड सीक्वेंस होगा, ऑड सीक्वेंस के अंदर एक ही मीडियन होता है, सिंगल होता है। लेकिन अगर इवन आ जाए सीक्वेंस तो उसमें दो मीडियंस होते हैं, दो मीडियन। लेकिन अगर ये दोनों मीडियन ऑप्शन में ना हो, आई हैव सीन सो मैनी पेपर्स जिसमें ये नहीं होता है, यानी ना तो 2 का ऑप्शन था ना 3 का ऑप्शन था। अकेले 2 को आप लोगों ने टिक मार्क नहीं करना, अकेले 3 को भी नहीं करना। अगर बोथ का ऑप्शन हो तो उसको चूज करना है। लेकिन अगर बोथ की बजाय 2.5 होता तो उसको चूज कर लेना है। यानी मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं, अगर पेपर के अंदर इवन सीक्वेंस का मीडियन पूछा जाए तो जिन पे बोथ का ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेना है, या किसी ऑप्शन में 2 3 इकट्ठा लिख रखा है उसको चूज कर लेना है। अगर ना तो बोथ का ऑप्शन है, ना कहीं पे 2 3 इकट्ठा लिख रखा है, बल्कि 2 अलग ऑप्शन में है, 3 अलग ऑप्शन में, वो दोनों नहीं चूज करने हैं। वो दोनों ही नहीं करने हैं, क्योंकि 2 अकेला थोड़ी मीडियन है, 3 अकेला थोड़ी मीडियन है। किसको चूज करना है? या वो फ्रैक्शन वाला, या फिर फ्रैक्शन वाला, या वो जो एक होगा, या जिसमें दोनों ऑप्शंस होंगे। गॉट इट? ये एवरेज लेके चेक कर लेना है। ओके जी। उसके बाद फ्रैक्शन के अंदर से एक बड़ा मजे का क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा जाता है। वो आपसे सिंपल कहते हैं, भैया 2/9 और 3/7, इसमें से मुझे बताओ ग्रेटर कौन सा होता है। बच्चा परेशान हो जाता है, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है। ठीक है, अब इसके एक शॉर्टकट लेके आया हूं आप बच्चों के लिए, जो आप बच्चे पासियंस हो। आप पासियंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, बहुत ही सिंपल सा है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों को जज करना है कि कौन सा टर्म ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 19/77 और 15/79, तो नहीं बच्चों को समझ आ रही ना इसमें से ग्रेटर टर्म किसकी होगी। तो इसके एक शॉर्टकट आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप लोग इन दोनों को लिखोगे, इधर 2/9 और इधर 3/7। अब आप लोगों ने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे? जिस तरह मैं कर रहा हूं देखिएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से शुरू किया, 2 7 14, आंसर इधर इधर लिखना है जिधर से शुरू किया था। 3 को 9 से कर दीजिए, 27, आंसर इधर लिखना है। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे 27 बड़ा होता है या 14, तो इधर को एरो बना देना है कि 27 इज ग्रेटर देन 14। तो 27 किसकी साइड पे लिखा हुआ है? 3/7। तो इसका मतलब है 3/7 जो होगा ये हमारे पास बड़ा होगा। अगर आप इसको वैसे जज कर लो, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको वैसे जज कर लो, तो मुझे बताओ 3/7 वैसे किसके इक्वल होता है? 3/7 इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली 0.4285 के। ठीक है, अगर इसी तरह मैं 2/9 निकालता हूं तो 2/9 मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 2.222 के। गॉट इट? तो वैसे भी जज हो जाता है कि ये ग्रेटर है। भाई ये तो कैलकुलेटर से होगा, चलो मैंने जुबानी इसके याद किए हुए हैं, या आप लोगों को भी इसका आइडिया हो गया होगा आप टेबल पे डिवाइड करके। बट व्हाट अबाउट के एक बच्चा मेरे जैसा बेचारा, वो कैलकुलेटर को यूज करना नहीं आता, कैलकुलेटर के बगैर वो बड़ा मसले में पड़ जाता है। तो ये उस मेरे भाई उस मेरी बहन के लिए है कि शॉर्ट ट्रिक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3/11 बड़ा है या 4/9 बड़ा है,
तो सिंपल इज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 9 से कर दीजिए 27, 4 को 11 से कर दीजिए 44। तो कौन सा बड़ा 44? तो इसका मतलब ये 4/9 वाला ग्रेटर होगा। गॉट इट? एवरीबडी विल से यस विद रेड हार्ट, नो विद ब्लैक हार्ट। जल्दी से बताएं, शाबाश। लाइन लगनी चाहिए एक दफा, रेड हार्ट की लाइन लगा दें, पता चले कि यू आर ट्रू पासियंस। पता चले कि आप लोग क्लास ले रहे हो, मुझे भी पता चले कि मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ बच्चों की एक्टिव बच्चे हैं, एक्टिव बच्चे हैं, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे। बहुत ही कंजूसी का मुजाहिरा करते हो आप लोग, एक एक हर्ट बस भेज रहे हो, इतनी ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ और बस बस एक एक, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। सही है, सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ही जज्बाती हो रहे हैं, ऐसे जज्बाती नहीं होंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे, धीरे धीरे। वेरी गुड। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन के बाद है वर्क प्रॉब्लम। अब वर्क प्रॉब्लम को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। अब ये जो वर्क प्रॉब्लम है ना, वर्क प्रॉब्लम है, अब वर्क प्रॉब्लम में याद रखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ ए जो बंदा है, ए पर्सन है, एक हमारे पास बी पर्सन है। अब जो ए पर्सन है वो काम कर सकता है 2 दिन में, बी बंदा है वो काम कर सकता है 4 दिन में। यहाँ पे बात आप लोगों की हो रही है कि थोड़े थोड़े से सुस्त बंदे हैं, वो 4 दिन लगा देंगे, और यहाँ पे मेरी बात हो रही है कि ये बंदा 2 दिन में काम करेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों मिला के कितने दिनों में काम कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? सोचो। ए जो है वो 2 दिन में काम करेगा, बी जो है वो 4 दिन में काम करेगा। तो मिला के काम करने के लिए पहले इनका एक दिन का काम निकाला जाता है। यानी ए जो है वो एक काम को 2 दिन में तो कर रहा है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2। बी जो है वो 4 दिन में एक काम खत्म करेगा, तो एक दिन में उसने कितना किया होगा? 1/4 किया होगा। भाई सिंपल सी बात है ना। अगर मैं कहता हूं आप ना नस्ट की तैयारी करते हो 5 दिन में, 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर, यू सक्सीडेड इन सॉल्विंग 100% ऑफ नस्ट। इफ आई विल आस्क व्हाट डज यू हैव बीन इन योर वर्क एवरेज ऑफ 1 डे, तो आप लोग कैसे करोगे? आप बोलोगे सर हम 1/5 किया एक दिन में काम। समझ आइए कि अगर आपने कोई काम है वो फॉर एग्जांपल 5 दिनों में 100% किया है, तो 1 डे में कितना किया? 1/100। 1/100 आप लोगों ने किया। गॉट इट? अच्छा, एक बंदा 2 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2। एक बंदा 4 दिन में काम करता है पूरा 100%, तो वो एक दिन में उसने कितना किया होगा? 1/4 किया होगा। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अब दोनों का मिला के अगर हम लोगों ने काम निकालना है तो वो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे दैट विल बिकम 1/AB इक्वल टू 1/A+1/B। ये आप लोगों का नस्ट के अंदर एक दो क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं। अब सिंपल इज दैट 1/AB विल बी 1/2+1/4। तो एलसीएम आ गया 4, तो 2+1, 1/AB आ गया। तो ये 3/4 है ना, लेकिन ए बी का आंसर कितना आएगा? 4/3। तो 4/3 अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है? दैट इज 1.33 समथिंग, ऐसे ही है। तो तकरीबन एक दिन और आगे कुछ घंटों में वो काम खत्म करेंगे। गॉट इट? ठीक है, ये वर्क प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोगों का फेवरेट टॉपिक आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। आप बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर बैठो, ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद आपको पता है ये क्या शुरू हो रहा है? ये देख लो, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री लास्ट टॉपिक है हमारा। अब ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गॉन का मतलब होता है एंगल्स। बच्चों बोलेंगे जोर जोर से, आप लोग टाइप करेंगे, टाइप। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब एंगल्स, और मीट्री निकला मीट्रन से। मीट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट। इसको कई लोग मेजरमेंट भी पढ़ते हैं। अब मेरा भी एक्सेंट ऐसे ही है, डोंट माइंड माई एक्सेंट। मैं आप लोगों को इससे बहुत वो कूल बन के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल डाउन टू अर्थ आके पढ़ाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी इंग्लिश झाड़ूंगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगी, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। आती है मुझे भी, इंग्लिश कम्स टू मी। ओके जी। तो आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब एंगल्स, मीटरन का मतलब मेजरमेंट। तो मतलब 3 एंगल की मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। अब सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक ट्राई एंगल है, एक हमारे पास ऐसी ट्राइएंगल बना रखी है, ऐसी। अब आप लोगों को पता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। अगर मुझे कहीं पे साइन ऑफ थीटा निकालना है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
गॉट इट। अगर मुझे निकालना है कोसाइन ऑफ थीटा, तो वो हमारे पास क्या होता है? कोसाइन ऑफ थीटा वो हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर हमें कहीं पे टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। गॉट इट। तो ये सबसे पहली चीज को नोट कर लो। ठीक है, कि हमारे पास अगर कहीं पे साइन ऑफ थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर कोसाइन ऑफ थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, अब ये सबसे पहली चीज है जो आप लोगों के कई क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा। नंबर वन, आप लोगों को समझ आ गई। जैसे अब इसकी एग्जांपल आगे आएंगी। जैसे अगर एक हमारे पास ट्राई एंगल है, अगर कोई ट्राई एंगल है, उस ट्राई एंगल में वो आपको कह देते हैं ये एक्स साइड है, फॉर एग्जांपल ये एक्स साइड है, ये हमारे पास 3 है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है। तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से एंगल्स को निकालना है, तो एंगल के लिए आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मैं कौन सी आइडेंटिटी को यूज करूंगा? सोचो। अब देखो, मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है। अगर मुझे एंगल निकालना है कहीं पे, अगर मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है, तो मैं किसको यूज करूंगा? क्या टेंजेंट ऑफ थीटा की आइडेंटिटी यूज करूंगा, कोसाइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ थीटा? आप लोग चेक करोगे कि परपेंडिकुलर भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। आई एम गोइंग टू यूज साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। गॉट इट। तो इस तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीज, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये यूज होंगे एंगल को निकालने के लिए। अब एंगल से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये मैं आपकी कंफ्यूजन एक्चुअली दूर करना चाहता हूँ। देखो ना, एक ट्राई एंगल है, आप लोगों को अब इसमें इशू नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे साइड 4 दे दी गई, यहाँ पे मुझे साइड फॉर एग्जाम्पल 6 दे दी गई। ठीक है, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं किसको यूज करूंगा? मैं कहूंगा साइन ऑफ थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो कोसाइन ऑफ थीटा मेरे पास होता है, दैट इज बेस अपॉन में हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और जो मेरे पास टेंजेंट थीटा होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया जिनमें परपेंडिकुलर आ रहा है वो तो मैं यूज ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मुझे गिवन ही नहीं है। तो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंगल, वी कैन ओनली एंड ओनली यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा। अब कोसाइन ऑफ थीटा कैसे अप्लाई करेंगे? हम बोलेंगे कोसाइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी दी हुई है? 4, हाइपोटेन्यूज 6 है, तो कितना बन गया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो भैया थीटा इधर ही रहा, कोसाइन इनवर्स 2/3 विल बी योर आंसर। ये आपके ऑप्शन में लिखा होगा। तो ये तरीका कार होता है। गॉट इट। इस तरीके से आप लोगों ने जज करना है। अगर एक ऐसी ट्रायंगल आ जाए, ऐसी ट्रायंगल आ जाए जिसमें अब ये हमारे पास 4 गिवन है, ये हमारे पास 5 गिवन है, और ये हमें गिवन ही नहीं है, यहाँ पे ए लिख रखा है। तो अब आप लोगों को अगर एंगल निकालना है तो किसको यूज करोगे? आप लोग अच्छे से जानते हो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो साइन ऑफ थीटा में होता है, तो हम यूज करेंगे साइन ऑफ थीटा, दैट इज सॉरी, ये हम यूज करेंगे किसको भला? परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे tan ऑफ थीटा को। सो tan ऑफ थीटा हमारा कितना बन जाएगा? tan ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर 5 बेस 4। तो ये हमारा थीटा बन गया टेंजेंट इनवर्स 5/4। अब अगर एक ऐसी ट्राइंगल मुझे गिवन है जिसके अंदर मुझे बेस नहीं पता थी, ये मुझे 5 गिवन थी, ये मुझे 6 गिवन थी, और मुझे निकालना है एंगल, तो मैं कैसे एंगल निकालूंगा? आई विल यूज द आइडेंटिटी साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा से थीटा विल बी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 6 है। सारे बच्चे मुझे यस और नो लिख के बताएंगे क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप लोगों के 4 से 5 से 6 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट, और मैंने बड़े बेसिक लेवल से ही आप लोगों को समझाया। गॉट इट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बहुत ही बेसिक्स है ये, बस आइडेंटिटी, और ये आप लोग वो लेवल में पढ़ के आ चुके हो, मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हो। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है को रेशो का कॉन्सेप्ट। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है। साइन की को रेशो पता है क्या होती है? कोसाइन होती है। साइन की को रेशो कोसाइन होती है। सीकंड की को रेशो को सीकंड होती है। ठीक है।
टेंजेंट की को रेशो को टेंजेंट होती है। गॉट इट? को टेंजेंट होती है। अच्छा जी, अब इन दोनों से हम क्या कुछ इन कंक्लूजन कर सकते हैं, याद रखो। अगर मेरे पास लिखा हो साइन ऑफ 30, शाबाश बताएंगे साइन ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मुझे बताएंगे साइन ऑफ 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। गॉट इट? अगर मैं पूछूं मेरे पास साइन ऑफ 60 कितना होता है, आप सबको पता है स्क्वायर रूट 3/2, जिसको लिख सकते हैं 0.866। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताओ शाबाश कॉज ऑफ 30 की वैल्यू, तो आप लोग बोलोगे वो स्क्वायर रूट 3/2 है। कॉज ऑफ 45 मुझे बताओ तो आप लोग बोलोगे 1/√2। कॉज ऑफ 60 बताओ तो 1/2 है। तो यहाँ पे हमें दो चार चीजें समझ में आई कि अगर हम हायर एंगल की तरफ मूव करें, इधर 30 डिग्री था, इधर 45 डिग्री था, इधर 60 डिग्री था, तो भैया अगर मैं हायर एंगल की तरफ मूव कर रहा हूं, बड़े बड़े एंगल की तरफ मूव कर रहा हूं, तो साइन की वैल्यूज, जो साइन की वैल्यूज हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। लेकिन अगर मैं कॉस के बड़े एंगल की तरफ मूव करता जाऊं, कॉस के बड़े एंगल की तरफ मूव करता जाऊं, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। कैसे? पॉइंट, ये स्क्वायर रूट 3/2 किसके इक्वल होता है, 0.866, 0.8 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, 0.7 के इक्वल होता है। 1/√2 पता है किसके इक्वल होता है, 0.7 के, याद रख लो। स्क्वायर रूट 2 का आंसर होता है 1.41, और 1/1.41 इक्वल होता है 0.7 के, जो कि फिजिक्स के चैप्टर 16 में पढ़ रखा है, VRMS जहां पे निकालते होते थे। अच्छा जी, कॉज ऑफ 60 इक्वल होता है 0.5 के। अब मेरा कंसर्न ये है कि अगर हम बड़ी वैल्यू देखो, 30 पे 0.8 है, 45, अब एंगल बड़ा हुआ तो वैल्यू छोटी होगी। अब 45 से बड़ा एंगल 60 हुआ, वैल्यू और छोटी होगी, 0.7 से छोटी होगी 0.6। और एंगल बड़ा करोगे ना, कॉस 90, 90 बहुत बड़ा एंगल है। अब इस पे कॉस 0 दे देता है। तो मीन्स टू से कि जब आप बड़े एंगल की तरफ मूव करोगे तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी। अगर मैं बड़े एंगल की तरफ मूव करूंगा तो साइन की वैल्यू मेरे पास बढ़ती जाएंगी, यानी साइन का फंक्शन बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यूज देता जाएगा, और कॉस का फंक्शन बड़े एंगल पे छोटी वैल्यू देता जाएगा। ये नंबर 1 पॉइंट याद रखना। अब नंबर 2 पॉइंट याद रखो कि जो हमारे पास को रेशोज होती हैं, जैसे साइन की को रेशो कॉस, टैन की को रेशो कॉट, और सीकंड की को रेशो को सीकंड, इन दोनों की वैल्यूज सेम होंगी अगर इनके एंगल का सम 90 है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। किस किस की, फंक्शन की, एक फंक्शन और उसकी को रेशो की वैल्यू आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी? जब उनके एंगल का सम विल बी 90। देखो बड़ी मजे की बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कोसाइन के किसके एंगल के इक्वल आएगी, आप लोग बोलोगे साइन ऑफ 30 होता है 1/2, और कॉज ऑफ 60 भी होता है 1/2, है कि नहीं है? अब ये 1/2, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल क्यों आई हैं? क्योंकि इनके एंगल का सम 90 बन रहा है। 30 + 60 इज गोइंग टू बी 90। अब इस चीज को मैं वेरीफाई करके आपको एक और तरीके से भी दिखा सकता हूं। जैसे साइन ऑफ 45 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आप लोग बोलोगे 45 में क्या ऐड करें तो 90 बनेगा, 45 ही ऐड करें तो 90 बनता है, तो इसलिए ये कॉस की 45 और साइन की इक्वल होंगी। 1/√2, ये भी 1/√2, क्यों भला? अब इन दोनों की वैल्यू सेम क्यों आ रही हैं? क्योंकि एंगल का सम 90 बना है, 45 45 90, यहाँ पे 30 60 90, तो इनकी वैल्यू सेम होगी। अब इससे एक और चीज भी आप लोग निकाल सकते हो, बड़ी मजे की, भला कैसे? अगर मैं कह दूं कि मेरे पास साइन ऑफ 70 किसके इक्वल होगा, भैया आपको नहीं पता है साइन ऑफ 70 की वैल्यू किसके इक्वल है, आप ये श्योर होगे कि ये कॉज ऑफ 20 के इक्वल होगी। है मजे की बात ये नहीं, क्यों? क्योंकि 70 + 20 इज गोइंग टू बी 90। अब पेपर में पता क्या आता है, नस्ट के बेसिक मैथ के अंदर, अब नस्ट के जो बेसिक मैथ के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो कॉट ऑफ 50 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, भैया वो टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि 40 + 50 इज गोइंग टू बी 90, और टैन और कॉट आपस में को रेशो है, ये भी ख्याल रखना वो दोनों आपस में को रेशो हों। अब शायद सारे बच्चे मुझे प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे करवाएंगे प्रैक्टिस, ताकि मैं भी नस्ट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। शाबाश बताएंगे, साइन ऑफ 36 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? जल्दी से 1 का ऑप्शन बताओ, 2 को बताओ, कॉज ऑफ 39 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर 3 पे मुझे बताइएगा, कॉट, कॉट कॉट इनवर्स, अगर मैं कह दूं कॉट इनवर्स 50 डिग्री प्लस
टेंजेंट इनवर्स 40 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आएगा ये भी बता दीजिए। नंबर 4 पे मुझे बता दें कोसिकेंट इनवर्स 30 डिग्री प्लस सीकेंट इनवर्स 60 डिग्री, ये किसके इक्वल आएगा। शाबाश, आओ जी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। देखो जी, सबसे पहली चीज है साइन ऑफ 36 हमारे पास कोसाइन के किसके इक्वल आएगा। तो मैंने 36 में क्या ऐड करूं तो 90 बनेगा। अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 40, और 50 और ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कॉज ऑफ 54 के इक्वल आएगा। एम आई राइट, कॉज ऑफ 54 डिग्री। अब कोसाइन ऑफ 39 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 1 ऐड करूं तो 40, तो 51, तो इसका मतलब है ये साइन ऑफ 51 डिग्री के इक्वल। अब ये देखो, tan की को रेशो कॉट है और एंगल का सम 90 बन रहा है, तो ये पाई/2 के इक्वल होगा, या जिसको आप लोग 90 डिग्री भी कह सकते हो। सीकेंट और कोसीकेंट आपस में को रेशियोज हैं, और 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 होता है, तो इसलिए ये एंगल किन के इक्वल होंगे, 90 के इक्वल होंगे। तो एक तो इस तरह भी याद रख लो, और अगर ये इनके इन्वर्सेस आपस में ऐड हो रहे हो तो वो 90 के इक्वल आ जाता है। गॉट इट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से आपके नस्ट के बेसिक मैथ में आता है। यही अगर मैं एडवांस मैथ में करवा रहा होता ना ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने इसको नए तरीके से आपको करवाना था कि एडवांस मैथ में किस तरह आता है। यही आप लोगों की रेलिवेंसी होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। अब एक दफ़ा तमाम बच्चे मुझे एक्टिव का मैसेज करेंगे ताकि हम अपने इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और वन बाय वन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मैं करवाता जाऊंगा। ये क्वेश्चन लिए गए हैं आप लोगों के पास्ट पेपर 2025 में से, जो 2025 के राउंड में आए या 2026 के राउंड 1 के अंदर आए आप लोगों के, वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। एक दफ़ा सारे स्टूडेंट मुझे एक्टिव का मैसेज करें, एक्टिव का मैसेज करें आप लोग सारे बच्चे। और मेरी वॉइस क्लियर है, और आप लोगों को जो स्क्रीन शेयर कर रखी है ये भी आप लोगों को शो हो रही है। वेरी गुड। अच्छा जी, शुड वी स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करें। ओके जी, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। एक एक क्वेश्चन हम बड़े ही ध्यान ध्यान से आराम सुकून से करते जाएंगे। आप लोगों ने मुझे डन करना है तो आगे मैं चलता जाऊंगा। ओके जी, वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद द सरफेस एरिया 60x स्क्वायर। ओके जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करूंगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब या एक्स क्यूब कह लो। एक्स क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे आगे मुझे सरफेस एरिया गिवन है, मतलब ये मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। अब जो सरफेस एरिया मेरे पास गिवन है वो मेरे पास कितना गिवन है, 60x स्क्वायर। 60x स्क्वायर मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। 60x स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है 6a स्क्वायर। याद रख लो, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो क्यूब है ना, जो क्यूब है, क्यूब के दो फार्मूला याद रखो। एक है क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भैया इक्वल होता है 6a स्क्वायर के इक्वल। एक है क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, या इसको कह लो एक्स क्यूब। गॉट इट। और यही हमें फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है और वो दिया हुआ है 60x स्क्वायर। वो तो हमारे पास दिया हुआ है 60x स्क्वायर। तो अगर मुझे यहां से मैं ए स्क्वायर को साइड पे कर लूं तो दैट विल बी 60x स्क्वायर अपॉन में 6। 6 टेंस आ, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10x स्क्वायर। ठीक है। अब वॉल्यूम मेरे पास किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए क्यूब। तो मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल लूंगा, या आप कह लो एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलो मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो 10 अंदर ही रहा, एक्स बाहर निकल आया। अब ये जो मेरे पास ए की वैल्यू आई है ये मैं इधर क्यूब वाले में पुट कर दूंगा। तो चलें कर देंगे पुट। तो मेरे पास जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, अब ए क्यूब है ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम, ए की जगह पे मैंने स्क्वेयर रूट 10x और ऊपर क्यूब ले लिया। गॉट इट। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना बन गया आप लोग चेक कर सकते हो। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा, अगर आप लोग इसका चेक करो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 10 इसको मैं लिख सकता हूं इनटू 10x क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो सिंपल। ये क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। मैंने इसमें क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास होता है ए क्यूब के इक्वल।
या इसको एक्स क्यूब कह लो, चलो ए क्यूब के तौर पे मैंने इसको कह लिया। सरफेस एरिया 6 a स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया उसने दिया हुआ था 60 x स्क्वायर है, तो वो मैंने लिख लिया। सरफेस एरिया 6 a स्क्वायर की इक्वल होता है, यहाँ पे दिया हुआ था 60 x स्क्वायर। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली और उठा के इसमें पुट कर दी, दैट्स इट। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 40 congruent पिज्जा स्लाइस shaped parts. If the diameter of the semicircle is 10 feet, what is the area of each जो वेज शेप्ड पार्ट है उसका आप लोगों ने एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो सेमी सर्कल है उसका एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है? हमने निकालना क्या है? हमने निकालना व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच वेज शेप्ड पार्ट। उसका हम लोगों ने एरिया निकालना है। ओके जी। सबसे पहले अब एरिया के अंदर तो रेडियस यूज होता है, जबकि यहाँ पे तो हमें डायामीटर गिवन है। तो डायामीटर कितना गिवन है? डायामीटर इज ऑफ 10 फीट। तो 10 फीट डायामीटर गिवन है। तो मेरे पास रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा? रेडियस विल बी 10/2, दैट विल बी इक्वल टू 5 फीट। तो ये बन गया। अच्छा जी, अगर तो पूरा सर्कल हो तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है? पाई r स्क्वायर। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूंगा तो 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बात ही सेमी सर्कल की हो रही है। यहाँ पे तो बात ही सेमी सर्कल की हो रही है। तो सेमी सर्कल का एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1/2 पाई r स्क्वायर। ओके जी। 1/2 पाई हमारे पास कितना होगा? पाई को फॉर एग्जांपल मैं पाई रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर में पाई गिवन है। और आर स्क्वायर, आर कितना है? 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये मेरे पास बन गया 25 पाई डिवाइडेड बाई 2। 25 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास एरिया इसका बन गया 25 पाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये फीट स्क्वायर में आया ऐसे, ये जबकि हमें किसका निकालना है? सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 40 पार्ट्स, उसको 40 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास सेमी सर्कल का एरिया है ना, ये टोटल का एरिया है। ये टोटल सेमी सर्कल का मेरे पास एरिया है, यानी कि ये मेरे पास ऐसे कंडीशन बनी हुई है कि एक पूरा सर्कल था, उस सर्कल का हाफ किया गया सेमी सर्कल, और उस सेमी सर्कल के भी आगे ये 40 पार्ट किए गए, उसके भी ये 40 पार्ट किए गए। लेकिन हमने जो एरिया निकाला है हमने तो इस पूरे सेमी सर्कल का निकाल दिया है, जो कि 25 पाई/2 है। जबकि हमें उसमें से एक पार्ट का निकालना है। टोटल पार्ट कितने हैं? 40 हैं। तो जो हमारा आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 40 के ऊपर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 40 के ऊपर, तो 25 पाई/2 मल्टीप्लाई बाई 1/40 बन गया। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 सा 25, 5 8 सा, ऐसा ही है। तो ये कितना बन गया? 5 पाई डिवाइडेड बाई 16। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 16 इज इन सी ऑप्शन, ये ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आना है। 5 पाई डिवाइडेड बाई 16 इज द राइट आंसर। दोबारा देखेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन में ये था कि एक सेमी सर्कल है, उसको 40 हिस्सों में डिवाइड करो। तो मैंने ये सेमी सर्कल था उसके ये 40 हिस्से बना दिए। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया हमने बिना सोचे समझे निकाल लिया, 25 पाई/2। गॉट इट। ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला। जबकि हमें एरिया उस एक हिस्से का चाहिए था जिसके टोटल 40 हिस्से किए हुए हैं, तो मैंने डिवाइडेड बाई 40 कर दिया। द आंसर विल बी 5 पाई/16। गॉट इट। एवरीबडी क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक सिलेंडर को एक स्फीयर में रखा गया है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6, देन द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो डायरेक्ट देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। इसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे सिंपल इज दैट, वैल्यूज को पुट कर लो। पाई को नहीं छेड़ना क्योंकि आंसर में पाई नजर आ रहा है, तो पाई का पाई आ गया। आर देखो यहाँ पे कितना है? इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर 5 है, तो रेडियस मेरे पास कितना है? यहाँ पे आ गया 5 आ गया। रेडियस कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6, तो 6 कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया 25 × 6। ये हमारे पास कितना बन गया? दैट विल बी, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो रेडियस है, अब ये रेडियस किसका गिवन है? सफियर का रेडियस गिवन है। दैट इज ऑफ सफियर रेडियस। तो सफियर का रेडियस गिवन है, जबकि सिलेंडर का रेडियस यहां पे हमने पुट करना है। सिलेंडर का, तो वो सिलेंडर का रेडियस हम कैसे पुट करेंगे? दैट विल बी
रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस जो h/2, क्योंकि सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे इधर हमारे पास ये रेडियस बनेगा, तो वो h/2 का स्क्वायर की इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला होता है अगर हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस h हमारे पास कितना था, h 6 था, तो 6/2 कितना हो गया, 3। 3 का स्क्वायर 9। तो रेडियस हमारे पास कितना आया, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हमारे पास अब रेडियस आ गया। अब हमने जो वॉल्यूम में पुट करना है, हम वॉल्यूम में कौन सा पुट करेंगे, वॉल्यूम में हम सिलेंडर का रेडियस पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास कितनी है, वो 6 ही है। तो दैट विल बी 16 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू 96 पाई। तो ये हमारे पास राइट आंसर बनेगा, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। दोबारा देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक सिलेंडर है, जैसे अब सिलेंडर इसी तरह होता है ना, जैसे यहाँ पे एक उसकी ये, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, ठीक है। अब एक सिलेंडर को क्या किया गया, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर में रखा गया। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6। तो भैया हाइट की जगह पे तो मैंने 6 ही पुट किया, लेकिन जो रेडियस था वो मुझे रेडियस किसका चाहिए था, वो रेडियस चाहिए था सिलेंडर का। तो सिलेंडर का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस h/2, क्योंकि जो सिलेंडर की हाइट है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो स्फीयर के इक्वल आएगा ना, क्योंकि एक सिलेंडर में दो स्फीयर बनते हैं, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो इसको h/2 किया तो ये हमारे पास 4 बना। अब ये 4 रेडियस ऑफ सिलेंडर है जो कि हमने यहाँ पे यूज किया। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल मून इज 3600 पाई स्क्वायर मील्स, ठीक है। और यहां पे हमने क्या करना है, व्हाट इज द मून्स वॉल्यूम। अब मून का वॉल्यूम बताना है, तो सिंपल सी बात है, वो स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है। और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r क्यूब, नॉट स्क्वायर, पाई r क्यूब, ये हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम बनता है। ओके जी। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो 4/3 पाई हमारे पास पाई ही रहेगा। अब आर हमें नहीं पता, तो आए आर को निकाल लेते हैं। अब जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, वो किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल। अब ये सरफेस एरिया दिया हुआ कितना है, 3600 है। तो यहां से आप लोग आर स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर 4 पाई को, अब ये हमारे पास कितना गिवन है 3600 पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 3600 डिवाइडेड बाई 4। तो आर स्क्वायर आ गया 900, ठीक है, 900 आ गया। और यहां से अगर मैं आर को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 900 का स्क्वायर कितना आता है, स्क्वायर रूट 30 आता है। तो ये आर की वैल्यू उठा के इधर पुट कर लें, तो 30 का आगे क्यूब आ गया। गॉट इट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई। अब इसको लिख सकते हैं 30 × 30 × 30 ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 3 टेंजा ऐसे ही है, तो ये 300 इंटू ये 30 × 10, 300, 300 को 30 से करोगे और फिर किससे, ये कितना बन गया, दैट विल बी, अगर मैं 30 × 30 × 10 करता हूँ तो 27,000 बना, 27,000 बना। तो ये मेरे पास बनेगा, इसको मैं सिंपल सी बात ऐसे कर लेता हूँ, 30 × 30 कितना बन गया, 900। 900 तो ये कितना बन गया, 9,000। ऐसे ही है, तो ऊपर 9,000 बना, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये मेरे पास बन गया 36,000। तो 36,000 कहाँ पे लिख रखा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी दोबारा देखेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, इफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल मून इतना है। तो स्फेरिकल मून का इतना अगर सरफेस एरिया हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने क्या किया, पाई पाई से कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई में गिवन थी। आर स्क्वायर मेरे पास 900 आया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जो कि 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू 30 निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर दें। अब 30 का क्यूब का मतलब है 30 × 30 × 30 × 30, 3 टेंस 30, 30 × 30 900, 900 को 10 से किया तो 9,000, 9,000 को 4 से किया तो 36,000, जो कि बीटा ऑप्शन में था। गॉट इट।
एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी, अभी फ्लो बनता जाएगा, ऐसे ऐसे देखते जाओगे तो फ्लो बनता जाएगा। आगे है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम। सीधी सी बात है, क्यूब का क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम। तो सबसे पहले वो लिखना है जो चीज पूछी जा रही है। तो क्यूब का वॉल्यूम अभी भी निकाला था, ए क्यूब के इक्वल होता है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। गॉट इट? अब पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर किसका? क्यूब का। वो इक्वल होता है 4a के। और वो दिया हुआ कितना है? 20। तो a की वैल्यू निकालो, 5 निकल आई। अब ये a की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो कितना बन गया? 5 का क्यूब। यही वॉल्यूम फिर बना ना। तो ये 5 का क्यूब क्या होता है? 5 × 5 25 × 5, दैट विल बी 125। तो आंसर विल बी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? दोबारा देख लो, पेरीमीटर हमारे पास गिवन था, पेरीमीटर कितना था? 20 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर ये पेरीमीटर मेरे पास 20 सेंटीमीटर गिवन था, तो यहां से मैंने क्या कर लिया? यहां से मैंने ए को निकाल लिया, ए की वैल्यू ऊपर वॉल्यूम में पुट की, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया। गॉट इट? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाफ ऑफ रेडियस एंड ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर ए? ओके जी, सबसे पहले देखो हमने निकालना क्या है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर? तो यहां पे मुझे पता चल गया व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की बात हो रही है। देखो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका देखो ना, मैं आपको वो समझा रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे ये सारे पास्ट ईयर के अंदर आ चुके हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूंगा कि वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर का उसने दे दिया हुआ है कि ये हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन अब वो कह रहा है कि वी डैश एक न्यू वाला वॉल्यूम निकालो। अब न्यू वाले वॉल्यूम में अपनी मर्जी की चीजें डाल रहा है। क्या कह रहा है? और फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाफ ऑफ रेडियस, यानी रेडियस भी हाफ कर दिया, और ट्वाइस ऑफ हाइट। और हाइट को क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया। हाइट को ट्वाइस कर दिया है, और रेडियस को हाफ कर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कितना हो जाएगा। वैसे सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 100 हो और हाइट को ट्वाइस किया जाएगा, हाइट को ट्वाइस किया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम, यानी 200 हो जाएगा। और रेडियस को क्या किया गया? रेडियस को हाफ किया गया। रेडियस को हाफ करने का मतलब है r/2 ऊपर स्केयर भी है, तो 1/4 हो गया। तो इसका जब मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो 4 5 और 0, तो आंसर 50 आएगा। एक तो ऐसे ये भी जज करने का तरीका है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, है ना, कि एक अगर हमारे पास वॉल्यूम 100 है, बिल्कुल सही पैरामीटर है, रेडियस आर, ये हाइट एच भी है। अब वो नया वॉल्यूम पूछ रहा है जब रेडियस कितना कर दिया? हाफ, और हाइट जो है वो डबल कर दी। तो हाइट को अगर मैं डबल करूंगा तो ये वॉल्यूम डबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब रेडियस को मैं, जब यानी हाइट को डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल होकर 200 हो गया। जब मैं रेडियस को हाफ करूंगा तो हाफ नहीं होगा, 1/4 बनेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 4 पे डिवाइड किया तो 50 आया। एक तो ये तरीका था। एक दूसरा भी तरीका ऐसे भी हो सकता है कि अब आपने न्यू वॉल्यूम निकालना है वी डैश, जो कि पाई r/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 2 टाइम ऑफ h है। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लें। अब इसमें आप अगर वैल्यूज को पुट कर लें, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास कितना बनेगा। दैट विल बी पाई, और ये बनेगा r² / 4, और ये हमारे पास बनेगा 2h। गॉट इट? तो ये हमारे पास बन गया 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 1/2 पाई r²h। और ये पाई r²h की वैल्यू कितनी है? 100 है। ये चेक कर सकते हो, पाई r²h की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो वो यहाँ पे पुट कर लो, बाहर हाफ और अंदर 100। तो फिर भी आंसर कितना आया? 50 ही आया। तो दोनों वे से आपको बता दिया। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 862 इज। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल, यानी उसकी हम लोगों ने क्या बतानी है? लेंथ ऑफ पेंसिल बतानी है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है, जब भी हमारे पास डायमेंशंस तीनों गिवन हो ना, तो लेंथ निकालने का तरीका होता है इन तीनों डायमेंशंस का स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लो। यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, सिंपल इज दैट। तो ये मेरे पास बन गया 8 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 64 प्लस 36 प्लस 4। तो दैट विल बिकम के ये हमारे पास 100। 100 तो 104 बन गया, ऐसे ही है। अब 104 को लिखने का तरीका क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये देखो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है। रफ शीट मिली होती है, ऐसे कर लो, 104 को फैक्टराइजेशन कर लो। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही है। 1 2 2 6 ज़ा 12। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 26। अब आपको पता है 2 तो बाहर निकल जाएगा और अंदर 26 बचेगा। गॉट इट। तो ये मेरे पास 2 × 26 कहाँ पे लिख रखा है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। यानी जब भी आप लोगों को निकालनी होगी मैक्सिमम लेंथ और डायमेंशंस तीनों गिवन होंगी, तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज ये फाइंड इट्स वॉल्यूम। भाई मैं सबसे पहले एक चीज को लेके कंसर्न हूं कि क्यूब की बात हो रही है और क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं सबसे पहले लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता किसके इक्वल है। वो तो मेरे पास ए क्यूब के इक्वल हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूब 6 इंटू ये गिवन है, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब हमारे पास इतना गिवन है। आपको पता है डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लो। डायगोनल ऑफ ए क्यूब ये हमारे पास इक्वल होता है ए इंटू स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। ऐसे ही है, यही इसकी वैल्यू गिवन है ना। अच्छा जी, अगर a इंटू स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास डायगोनल ऑफ क्यूब है जिसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 6 आ गई ना। अब ये a की वैल्यू उठा के पुट कर दो वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पे। तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 6। आपको पता है 6 इंटू 6 36। 36 इंटू 6 होता है 216। सो राइट ऑप्शन विल बी 216, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। दोबारा देख लो, इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ क्या था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज ये डायगोनल दिया हुआ था। अब क्यूब का डायगोनल नहीं पता ना, तो याद रख लो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 याद रखा हुआ है, ठीक है। एक दिन में, एक साल में इतने दिन होते हैं ना, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 आवर्स। ये भी याद रखा हुआ है। तो इसको भी आज से याद रख लो कि एक डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू स्क्वायर रूट 3। ये डायगोनल ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला है। और डायगोनल कितना गिवन है, 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। यहाँ से स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू 6 आई, उठा के वॉल्यूम में पुट की, वॉल्यूम विल बी 216। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, और 12 मीटर है लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट है उसकी। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। लॉन्गेस्ट पोल की आप लोगों ने निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो तो अभी करके आए, क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करें, शाबाश। तो दैट विल बिकम 144 प्लस 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये बन गया 64, अगर मैं ऐड करूँ 48, तो ये बन गया 81 प्लस 289, दैट विल बी 289। करके देख सकते हो, 144 64 81। तो अगर मैं सम ऑफ करूंगा तो दैट विल बी 5, सॉरी, 4 4 8 1 9, 10 18 8, ऐसे ये 1 तो 289, 289 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट 17। सो राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 17। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यस विद रेड हर्ट, नो विद ब्लैक हर्ट लिख के भेजेंगे, एक दफा पता चले कि आप लोगों का फ्लो बन रहा है, ठीक है। देखो एक इस तरह का पहले भी क्वेश्चन किया था, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंसिल। तो उसके अंदर भी मैंने क्या किया था, स्केयर रूट लेके स्केल लिया था। अब फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम। अब जब डायमेंशंस गिवन हो तो नोट डालेंगे ना, बच्चे फिर भी परेशान हो जाते हैं। ये देखो, जब भी आप लोगों को लॉन्गेस्ट, ऐसे नहीं, हैश टैग, हैश टैग, हैश टैग फीलिंग, फीलिंग एक्साइटेड, ठीक है। हैश टैग फीलिंग एक्साइटेड क्या लिखेंगे, वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर, जब कभी आप बच्चों को क्या गिवन हो, आप लोगों को फाइंड आउट करना हो, पहले ये लिखेंगे, फाइंड आउट करना हो लॉन्गेस्ट लेंथ को, लॉन्गेस्ट लेंथ को। ये मेरी बात को नोट कर लो, जज्बाती नहीं होना, जल्दी में नहीं करना है, ध्यान से देखो। जब कभी आप लोगों को लॉन्गेस्ट लेंथ को निकालना हो एंड यू पीपल आर गिवन विद 3 डायमेंशंस, आप लोगों को तीनों डायमेंशंस गिवन है। तीनों डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ भी गिवन है, आप लोगों को विड्थ भी गिवन है, आप लोगों को हाइट भी गिवन है। तो फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये नोट कर लो अपने माइंड में।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बच्चों ने आगे कह देना सर वो आउट ऑफ कोर्स से पढ़े ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं ना तैयारी करके जाते तो ये माइंड में जाता। तो ये पढ़ी हुई चीजें हैं, बहुत बेसिक्स हैं। बेसिक मैथ ही बेसिक है, तो मतलब ये बेसिक लेवल की चीजें हैं। तो हो गया क्लियर। तीनों डायमेंशन गिवन थी, लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ निकालनी थी, देखो ना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। तो ये हमने ऐसे निकाल लेनी, ओके जी। उसके बाद वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, circular cylinder whose base is ये वाली in diameter and whose height is thrice this, यानी कि इससे 3 टाइम है। ओके जी। इन क्यूब सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। अब वॉल्यूम किसका हमसे पूछा जा रहा है, यहां पे देखो, वॉल्यूम हमसे किसका पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखो, हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है सिलेंडर का। तो सबसे पहले मैं क्यों ना लिख लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रख लो, ओके। अब हमें गिवन क्या भैया, डाया गिवन है, डाया, डायामीटर भी कह लो। ये गिवन है 3, ओके। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, हाइट वो कह रहे हैं इसका 3 टाइम है। अब 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3 का 3 टाइम तो 9 होता है, ऐसे ही है। 3 का 3 टाइम तो 9 होगा, 3 का डबल। ठीक है, 3 + 3 6 हो गया, एक और 3 ऐड किया तो 9 हो गया, तो 9 हो गया। गॉट इट। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो ना, अब मसले की बात ही नहीं है। सोच समझ के आ रहे हो, पाई की जगह पे पाई रहने दो, ये बहुत अच्छा वो करते हैं, उनको पता है बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, नस्ट को पता है, आप लोग ऐਵੇਂ परेशान होते हो। देखो पाई को वो छेड़ते ही नहीं है कि पाई फ्रैक्शन में जाएगा बच्चे भागेंगे। तो पाई का पाई रहने दिया। आर कितना है, रेड, इसका डाया 1.5 बन गया। तो भैया 1.5 का स्क्वायर, और हाइट 9 है, ऐसा है कि नहीं है। अब ये 1.5 का जो स्केयर होता है, आपको पता है ये कितना होता है, ये होता है 2.25 मल्टीप्लाई बाई 9। अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। तो देखो आज आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, फ्रैक्शन को भूल जाओ, फ्रैक्शन को भूल जाओ। 9 5 ज़ा 45, 5 टेकन 4, 9 2 ज़ा 18, 22 टेकन 2, 9 2 ज़ा 18 और 20, गॉट इट। अब देखो कि इस पहली टर्म में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, और इसमें कोई नहीं है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे जो कि दरमियान में लगेगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 20.25 पाई। आंसर कितना आ गया, 20.25 पाई। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अब इसको उन्होंने पता है कैसे लिखा हुआ है, इसको उन्होंने लिखा हुआ है, अब इसका आंसर चेक कर लो। अगर मैं 81 डिवाइडेड बाई 4 देखता हूं, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और यहां पे हमारे पास अगर आप लोग देखोगे, तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 20 से, ऐसे ही है ना। 4 20 ज़ा 80 होता है ना, पॉइंट लगा, ऐसे ही है। तो 1 के साथ 0 लगी, तो 4 2 ज़ा 8। तो 20.2 किसका आंसर बनता है, 20.2 बनता है 81 पाई डिवाइडेड बाई 4। गॉट इट। देखो ना हमारा आंसर कितना आया, 20.25 पाई, जबकि यहाँ पे तो ये गिवन ही नहीं था। तो मैंने फिर ऑप्शंस को सॉल्व किया, ऑप्शंस को सॉल्व किया, तो मेरे पास 81 पाई/4 का आंसर आया 20.25। बस ये, अब ये वाली तो बिल्कुल सिंपल था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था, V = पाई आर स्क्र एच। आर नहीं था, डाया गिवन था, डाया का हाफ किया तो आर का स्क्वायर कर लिया। एच गिवन था, वो 3 टाइम्स उसने किया हुआ था, इसका 3 टाइम तो 9 हमने खुद देख लिया कि बनेगा। अब 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, अगर ये भी भूल जाए तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई, पॉइंट को भूल जाओ, 5 5 पर 25, 25 दो यहाँ पे टेकन 5 1 7, फिर 1 5 और 1 1, तो 5 12 1 225 बना। तो इसमें पॉइंट के बाद एक, इसमें पॉइंट के बाद एक, तो टोटल 2 आने चाहिए, 1 2, तो 2.25, तो देखा बन गया। 2.25 को 9 से किया तो 20.25 है, यहाँ पे आंसर दिखा ही नहीं। तो फिर मैंने ऑप्शंस को हल किया कि अब पता चला कि ये जो बी वाला है ना, 81 पाई/4, 81/4 करते हो तो वो भी 20.25 ही आता, तो मतलब ये दोनों सेम है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट के अंदर टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ओके जी। अब सरफेस एरिया आप लोगों ने भैया निकालना है। तो सरफेस एरिया मेरे पास इक्वल होता है 6a स्क्वायर के, इसको तो मैं इक्वेशन 1 बनाऊंगा। आप लोग जो भी करो, मैं तो इसको इक्वेशन 1 बना लिया कि ये मुझे निकालना है। जो बचपन से एक आदत बनी हुई है, ऐसे चलो कि जो निकालना है उसको पहले लिख लो, पहले ढूंढो
पता है बच्चों से क्वेश्चन आप लोगों से क्यों नहीं होते? आप लोगों को निकाल ही नहीं पाते हो कि निकालना क्या है, ढूंढ ही नहीं पाते हो। पहले ढूंढो अंदर से, क्वेश्चन बार बार पढ़ के सरफेस एरिया निकालना है, लिख लो। अब देखो कि सरफेस एरिया में चाहिए क्या, ए चाहिए। अब किसी तरीके से ए निकाल लो। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस। तो जो इसका, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम है, वो कह रहा है कि वो इक्वल है एजिस के सम के। तो क्यों ना मैं ये कह लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि लेट जो एज है, जो एज है वो मेरे पास ए है, और एज का सम कितना होगा? एज का सम होगा मेरे पास 12a। एज का सम कितना होगा? 12a। किसकी बात हो रही है? वो क्यूब की बात हो रही है। तो क्यूब के जो एजिस का सम है वो कितना बनेगा? 12a बनेगा। ठीक है। अब उसने लिखा हुआ क्या है कि वॉल्यूम ना इक्वल है सम ऑफ इट्स एजिस के। यानी वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब। वो इक्वल है इस 12a के। ए से कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। और ए की वैल्यू कितनी आएगी इसका स्क्वायर? टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12। तो ए आ गया 2 इंटू 3। अब ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3, उठा के इधर पुट कर दीजिए। तो ये मेरे पास है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो मेरे पास 6 इंटू ए की जगह पे मैंने क्या पुट कर लिया? 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ऊपर स्क्वायर भी आ गया। तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 6 4 जा 20, 4 24 इंटू 3 72। या इसको ऐसे कर लो, 4 3 जा 12, 12 इंटू 6 दैट विल बी 72। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। दोबारा देखेंगे, मुझे पता है अभी आप लोग बहुत सुस्ती से ये क्वेश्चन देखते हो, नहीं समझ आए दोबारा देखो। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ ये इसको छोड़ो, पहले देखो निकालना क्या, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला लिख लिया, 6a स्क्वायर। ठीक है। उसका हमने क्या लिख लिया? फॉर्मूला लिख लिया। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, 6a स्क्वायर उसका फॉर्मूला लिख लिया। अब वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना वो इक्वल है सम ऑफ एजिस के। बट हमें तो अभी एजिस का सम भी नहीं पता है ना। तो सपोज कर लो एक एज अगर ए है, तो बाकी सम ऑफ एजेस कितना बना क्यूब का? 12a होता है ना। ठीक है। अब ये 12a यानी सम ऑफ एजेस ये किसके इक्वल है? ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल है। ये उसने ऊपर पहली लाइन में लिख रखा है। यहां से मैंने ए को तरीके के साथ साइड पे कर दिया, ए विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये ए की वैल्यू उठा के मैंने सरफेस एरिया वाले ए में पुट कर दी। तो मेरे पास टोटल जो सरफेस एरिया आया वो 72 आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो, आप लोगों को पता है नस्ट के अंदर ना, नस्ट के अंदर अगर एक राउंड के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल एक राउंड में 10,000 बच्चा अपीयर होता है, और उनमें से सिलेक्शन एक राउंड में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल 10,000 में से 500 बच्चा सिलेक्ट हुआ। दूसरा NET 1 का राउंड हुआ, उसमें भी 10,000 बच्चा अपीयर हुआ, एक मिसाल दे रहा हूं। उसमें से भी 500 बच्चा सिलेक्ट हुआ मेन कैंपस में फॉर एग्जांपल। अगले राउंड में 20,000 बच्चा अपीयर हो गया नस्ट में, उसमें से 1,000 बच्चा सिलेक्ट हुआ। अगले राउंड में भी 20,000 बच्चा सिलेक्ट अपीयर हुआ, उसमें से भी 1,000 बच्चा सिलेक्ट हुआ। आप लोगों को पता है इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतने ज्यादा नंबर्स में बच्चा अपीयर होता है, और सिर्फ 500 की सिलेक्शन, 500 की, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,000। तो मुश्किल से 3 से 4 हजार बच्चों की सिलेक्शन हुई है। अब ये वो 3 से 4 हजार बच्चे होते हैं जो स्ट्रगलिंग बच्चे होते हैं। सबको ही मुश्किल होती है क्वेश्चन को डाइजेस्ट करने की। हम ना बहुत काम की तरफ जाते हैं, सुकून पसंद होते हैं, ये नहीं आ रहा इसको छोड़ दो, आसानी देख लो। तो अभी अगर अपने लिए आसानी देख रहे हो ना, इन चीजों से उलझ नहीं रहे हो, तो पेपर में बैठोगे तो पेपर आपको उलझा के रखेगा। अ बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ यू जो इन चीजों को समझ रहे हो कि इनको डाइजेस्ट करना है। कई बच्चे होते हैं, देखा नहीं समझ आई ये वाला, ये तो मैंने पहले पढ़ा नहीं है। भाई डाइजेस्ट करो। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही मुझसे 100 दफा समझ लो, मैं 1,000 दफा समझाने को तैयार हूँ। लेकिन इस चीज को समझो, डाइजेस्ट करो। आप लोगों ने अभी बोर्ड पढ़ा है, मैट्रिक पढ़ा है, आप लोगों ने ये चीजें पहले नहीं पढ़ी होंगी। सब ने ही नहीं पढ़ी हुई हैं, तो नहीं पढ़ी तो इसको साथ साथ लेके चलो। ये वो चीजें जो आपको बाकी बच्चों से यूनिक बनाएंगी। ये वो चीजें हैं जो अगर याद करके जाओगे तो 180 नंबर आएगा, 170 आएगा। अदरवाइज वही 90, 120, 130 तक रहता है बच्चा। गॉट इट? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। आप लोग जो बच्चे बाकी ये सारी चीजें देख रहे हो, वेरी वेल डन। आइए, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज 48 इंचेस, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूबिक इंचेस विल बी। ठीक है जी। यहां पे दोबारा मुझे बताएं हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके जी। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है?
वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब के इक्वल। ठीक है। सम ऑफ इट्स एजेस ऑफ ए क्यूब इज 48 इंचेस। सम ऑफ एजेस कितना होता है अभी बताया था, 12 ए होता है, और ये कितना गिवन है, 48 गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12, 4 जा 48। तो ए की वैल्यू अगर 4 आ गई तो उठा के इधर पुट कर दो। तो हमारे पास वॉल्यूम विल बी 4 × 4 16 इंटू 4 64। सो राइट आंसर विल बी 64 क्यूबिक इंचेस। ठीक है, इंचेस क्यूब बन गया हमारे पास। राइट ऑप्शन विल बी 64। गॉट इट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। थ्री क्यूब्स ऑफ ए मेटल whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter are melted into a single cube. The edge of new cube will be। एज ऑफ न्यू क्यूब हमारे पास कितना बन जाएगा, सबसे पहले तो आप टोटल वॉल्यूम निकाल लो। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना बनेगा, वो बनेगा 3 का स्क्वायर, 4 सॉरी 3 का क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। तो जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास बना दैट विल बी 216। यस, 216 बन गया। अब वो कह रहा है कि न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बना है उसके एज को बताओ। तो न्यू क्यूब का एज हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट ले लो, 216 का क्यूब रूट ले लो। ठीक है, यानी अगर क्यूब का टोटल वॉल्यूम आया और एक एज निकालना है तो उसका आप लोग क्या ले लो, क्यूब रूट ले लो, ये तरीका होता है। तो क्यूब रूट लिया तो 216 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। सो राइट आंसर विल बी 6। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्योंकि 6 होता है ना, 6 × 6 36, इंटू 6 216। ठीक है, तो 216 का क्यूब रूट लूंगा तो वो 6 आएगा, और 6 का क्यूब लूंगा तो 216 आएगा। क्वेश्चन को दोबारा देख लो। थ्री क्यूब्स हैं ऑफ ए मेटल, उन तीनों क्यूब का इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 27, इसका वॉल्यूम आ गया 64, इस वाले का आ गया 125। टोटल ये तीन क्यूब थे, ये वाले 1 2 3। इन तीनों क्यूब का अलग अलग वॉल्यूम लिया, फिर इनको मिला दिया तो ये एक बड़ा क्यूब बन गया। इस बड़े क्यूब का एज निकालना है, तो बड़े क्यूब का एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है। ओके जी, ये क्यूब होता है ये वाला। ठीक है, सफियर नहीं होता, समझाने के लिए तीन सफियर बनाए। तो ये तीन क्यूब थे पहले, ये एक क्यूब था, ये दूसरा क्यूब था, ये तीसरा था। इन तीनों का अलग अलग टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, 216 आ गया। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया। अब उस बड़े से क्यूब का एक एज निकालने का ये फॉर्मूला था, उसका क्यूब रूट ले लें। गॉट इट। वॉल्यूम का क्यूब रूट लिया जाता है। ठीक है। ओके जी, उसके बाद है, इफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 16,500 क्यूबिक फीट, अ डेप्थ ऑफ 10 फीट एंड अ लेंथ ऑफ 75 फीट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पूल इन फीट। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, और उसका वॉल्यूम इतना गिवन है। रेक्टेंगल की बात हो रही है और उसका वॉल्यूम इतना गिवन है, तो क्यों ना मैं एक रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊं। रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ऐसा ही है। ओके जी, अब हमारे पास वॉल्यूम तो गिवन है 16,500, लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, लेंथ बिल्कुल गिवन है 75 है। विड्थ गिवन है, व्हाट इज द विड्थ ही तो निकालनी है। हाइट गिवन है बिल्कुल जी, डेप्थ का मतलब हाइट ही होता है ना, उसकी गहराई, या उसको हाइट ही बोलते हैं, 10 है। ओके जी, तो 16,500 विल बी विड्थ मल्टीप्लाई बाई 750। तो विड्थ हमारे पास आ गई 16,500 डिवाइडेड बाई 750। ऐसे ही है, जीरो जीरो से उड़ा दो, ऐसे ही है। 5 1 जा 5 5 जा 25, और ऐसे ही है, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 और 5 3 जा 15, ऐसे ही है। तो 3 5 जा 15, 3 11 जा, तो 11/5 हमारे पास आएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली वट, दैट इज, इसकी डिवीजन दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा जी इसकी डिवीजन करते हैं। दैट इज 16,500 डिवाइडेड बाई 750, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। तो विड्थ विल बी 1650 डिवाइडेड बाई 75। तो 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 गया, 5 3 जा 15, आगे जीरो भी तो आएगा ना, बिल्कुल। उसके बाद अब हम करते हैं 3 5 जा 15, 3 1 10 जा 330,
और आपको पता है 5 2 ज़ा 10, 1 गया 5 2 ज़ा 10, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? तो यहाँ पे दोबारा देख लो, रेक्टेंगुलर की बात हो रही थी, रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो मैंने वॉल्यूम को इधर लिख लिया, लेंथ हमारे पास 75 गिवन थी, विड्थ निकालनी थी, उसने खुद बोला विड्थ ऑफ द पूल निकालो, और हाइट भी हमारे पास कितने गिवन थे, 10 गिवन थी। 10 इंटू 75 750 बना, तो यहाँ से विड्थ को निकाल लिया। ओके जी। ले जी, हमारे पास ये वाले क्वेश्चन क्लियर हुए। उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी कुछ और टॉपिक्स के हैं मिसलिनियस, आ जाओ अब इनको करते हैं। ये सारे 2025 के राउंड के आप लोगों के लिए गए, इनको अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप लोग देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। अब सबसे पहले देखो वो नंबर कौन सा है। सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, ये आप लोगों के लास्ट पे अब एमसीक्यूज आगे हुए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। तो व्हाट इज नंबर, क्या वो नंबर का पता है? व्हाट इज नंबर की जगह पे मैंने एक्स लिख लिया, व्हाट इज द नंबर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, व्हाट इज द नंबर की जगह पे मैंने एक्स लिख लिया, ऑफ की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, 5%। 5% की जगह पे अपॉन में 100, ऑफ विच इज का मतलब है इक्वल टू 10। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा जी, ये बन गया 5x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 10। तो वो नंबर ही तो निकालना है। तो 5x इज गोइंग टू बी 1000 ना, और x विल बी इक्वल टू 200। गॉट इट? तो राइट ऑप्शन विल बी 200, दैट इज रिटन इन बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? देख लो दोबारा, व्हाट इज द नंबर की जगह पे x, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह 5%, 5/100, ऑफ विच इज इक्वल टू 10, तो यहां से x वाला 200 बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू। ओके, अगर मैं 0.25 को पहले ऐड कर रहा हूं 0.15 के अंदर, अगर 0.25 को ऐड कर रहे हैं 0.15 के अंदर, वो कह रहा है फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट परसेंट। याद रखो, मैं आपको ये बात बता दूं पहले ही, अगर 2% लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो 2/100। याद रखो, अगर परसेंट में निकालना चाहते हो, अगर आप लोग ये नोट डाल लो, यहां पे नोट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रैक्शन से परसेंट में जाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। जो भी आंसर आया होगा ना, उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चले जाएंगे। तो जो आंसर आएगा ना, उसके साथ परसेंट लिखा होगा। और अगर हम परसेंट से फ्रैक्शन में जाना चाहते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में जाना चाहते हैं, तो डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो उसके साथ फिर परसेंट नहीं लिखा होगा। मिसाल के तौर पे 5% लिख रखा है, अब 5% को 5/100 लिख दोगे, तो दैट विल बी 1/20। ऐसे ही है ना? तो ये फ्रैक्शन में आ गया। इसी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, जीरो जीरो से कैंसिल, और 2 5 है तो 5%। गॉट इट? तो ये तरीका कार है। तो सारे बच्चे भी यहाँ पे पहले रुकेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करके पहले इसका आंसर निकालते हैं। इस पूरे का पहले आंसर निकालते हैं, फिर उसको क्या करना है, इस इक्वल टू व्हाट परसेंट, कि जो भी आंसर मेरे पास आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अगर परसेंटेज को हटाना हो तो डिवाइडेड बाई 100 करना है। ये तरीकेकार याद रखो। 5 को 5 में ऐड करोगे, आपको पता है 0 आ गया, 1 इधर, 4 आ गया पॉइंट, तो 0.40। अब 0.40 डिवाइडेड बाई 0.50। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो गया, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, तो 4/5 बचा। 4/5 बचा, तो अब 4/5 हमने निकालना परसेंट में, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। 5 2 10, 0, 20 into 4, द आंसर विल बी 80%, दैट इज रिटन इन डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money put out at compound interest amount of 672 in 2 years and 714 in 3 years, find out the rate interest। ओके जी, अब हमें रेट इंटरेस्ट को निकालना है। अब रेट इंटरेस्ट निकालने का तरीका कार होता है, सबसे पहले आप लोग एक लाइन को सेट कर लो कि टोटल ड्यूरेशन कितना है। ड्यूरेशन है कि 672 पहले 2 सालों में था और 714 3 सालों में था।
तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि 0 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर और यहाँ पे 3 ईयर, तो 2 ईयर्स के ऊपर कितनी अमाउंट थी? 672 थी। और 3 ईयर्स के बाद कितनी है? 714 अमाउंट है। 714 अमाउंट है। अब हमने निकालना क्या है? हमने यहाँ पे निकालना क्या है? हमने निकालना है फाइंड द रेट इंटरेस्ट। रेट इंटरेस्ट हम लोगों ने निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास रेट इंटरेस्ट किसके बीच में निकालना है? इन 2 सालों और 3 सालों के बीच में निकालना है। तो पहले इनकी अमाउंट का डिफरेंस तो देख लो ना, कि इफेक्टिव अमाउंट कितनी है जिस पे रेट इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर आप 714 में से 672 को माइनस करोगे तो 42 आ गया। तो यहाँ से 11 और 7 माइनस करोगे तो 4, यस 42। तो 42 हमारे पास वो वैल्यू आ गई। अब हमने इसका क्या निकालना है? हमने इसका रेट परसेंट निकालना है। अब इफेक्टिव अमाउंट हमारे पास 42 है। इसका रेट परसेंट निकालना है। ये अमाउंट शुरू किधर से हुई थी? 672 से हुई थी। रेट परसेंट निकालना है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। ऐसे अब 3 पे जाएगा। 3 11 ज़ा, 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन गया? दैट इज 7/112। ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको हम करते हैं 7 1 ज़ा और 7 1 ज़ा 7, और फिर इधर गया तो 7 6 ज़ा 42। तो कितना आ गया? 1/16। ऐसे ही है। 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही है। तो 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100। तो क्या आ गया? 25/4 आ गया। अब 25 को अंदर रखो और 4 पे डिवाइड करो। 4 6 ज़ा 24 होता है, 6 पे जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 6 ज़ा 24, तो टेकन 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 1/4%। तो 6 × 1/4% कहाँ पे लिख रखा है? दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट। दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 672 इन 2 ईयर्स एंड 714 इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट इंटरेस्ट। भाई रेट इंटरेस्ट कब होगा? जब अमाउंट शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? 672 से 714 तक अमाउंट गई है। तो इसके बीच में रेट इंटरेस्ट होगा ना, उससे पहले तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो 672 और 714 के बीच में इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? दैट इज 42, वो निकालनी है। अब 42 पे रेट इंटरेस्ट आप लोगों ने निकालना है। 42 किसका अमाउंट थी? 42 ये 672 से शुरू हुई थी। मल्टी उस पे ही इंटरेस्ट लगा ना। 672 इनिशियल अमाउंट थी, उस पे इंटरेस्ट लगता है। फिर बढ़ के 714 हुई थी। तो 42 डिवाइड बाई 672 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, बस डिवाइड ही किया है। ये लंबी चौड़ी डिवीजन की है, थोड़ी थोड़ी सी। 25/4 बना, तो दैट विल बी 6 × 1/4। तो इस चीज से परेशान नहीं होना है कि ये डिवीजन चलते जा रहे, तो यू विल गेट योर आंसर इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ डब्ल्यू इज द 10% लेस देन एक्स एंड वाई इज 30% लेस देन जी, देन डब्ल्यू वाई व्हाट परसेंट लेस देन एक्स। ऐसे क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ा जाता है। जैसे सबसे पहले देखो, डब्ल्यू इज 10% लेस देन एक्स, तो एक्स है कितना? मान लो 100 है। एक्स को मान लो 100 है। तो जो डब्ल्यू बनेगा वो कितना बनेगा? डब्ल्यू विल बी 90। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इज 10% लेस, तो अगर एक्स 100 पे है तो डब्ल्यू 90 पे होगा। आगे कह रहा है कि एंड वाई इज 30% लेस देन जी। तो भैया जी कितना है? जी को डिफाइन कर लो, 100 है। तो फिर y कितना होगा? y उससे 30% कम है, यानी y 70 होगा। तो देन डब्ल्यू वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्स जी, यानी डब्ल्यू वाई छोटा है एक्स जी से। क्योंकि वो कह रहा है देन डब्ल्यू वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्स जी। तो वो कितने परसेंट कम है? यानी डब्ल्यू वाई कम है कितने परसेंट? एक्स जी से। तो एक्स जी में से माइनस करूंगा ना डब्ल्यू वाई को, तो निकल आएगा कि वो कितने परसेंट कम है। तो एक्स जी देख लो, एक्स भी 100 है, जी भी 100 है। गॉट इट। डब्ल्यू कितना है? 90 है। वाई कितना है? 70 है। तो वो हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो वो उनका निकल आएगा कि जो डब्ल्यू वाई है वो कितने परसेंट कम है। 100 से होके तो ये हमारे पास 40, ये 10,000 बन गया। माइनस 90 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि 9 को 7 से कर लो 63, और साथ में 2 जीरो लग गई। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बना? 3700। ऐसे ही है। तो अगर आप लोग 10,000 में से 6300 माइनस करेंगे, 3700 ही बनेगा ना। अब ये जो 3700 हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास 3700 आया है, ये हमने
टोटल निकाल लिया कि इतने वो कम है, अब हमने इसको परसेंट में निकालना है। तो अब 3700 अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे, तो अगर मैं इसको 100 पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमारे पास वो, ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है ना, तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, ये हमारे पास 3700। अब ये परसेंटेज में आया, परसेंटेज से हटाने के लिए 2020 से कैंसिल करूंगा तो 37 आ जाएगा। दैट इज इन सी ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। W इज 10% लेस देन x, x को 100 मान लो, W को 90 मान लो। Y इज 30% लेस देन Z, Z को 100 मान लो, Y को 70 मान लो। अब वो कह रहा है कि WY इज व्हाट परसेंट लेस देन XZ, यानी XZ बड़ा है, तो XZ में से WY को माइनस किया, 3700 इधर से जज हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिम वर्क्स फॉर $15 पर आवर, ही इज सपोज टू गेट $3 पर आवर रेज, व्हाट विल हिज परसेंटेज इंक्रीज पर आवर। उसका परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। ओके जी, अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमारे पास जिम वर्क्स पर, और इफ सपोज टू गेट $3 पर, और व्हाट विल बी इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज परसेंट का सिंपल सा तरीकेकार है कि पहले उसको $15 पर और मिल रहा है, ही सपोज टू गेट अ $3 पर और रेस, उसका बढ़ा कितना, $3 बढ़ गया। तो जितना बढ़ता है, पहले कितना था 15, किस में निकालना है, परसेंट में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। बहुत सिंपल है। 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 0, 3 3 से कैंसिल होकर 20%, दैट इज रिटन इन डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट। दोबारा देखेंगे दोबारा। भैया जिम जो है, जिम क्या करता है, वर्क करता है, $15 उसको 1 घंटे का मिलता है, फिर उसके $3 बढ़ जाते हैं पर और के हिसाब से। यानी पहले उसको $15 मिल रहे थे ना 1 घंटे के, अब उसको $18 मिलेंगे, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। $3 रेज हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो कितने परसेंट बढ़ा है, तो भैया 20% बढ़ गया उसका। कैसे निकालेंगे, जितनी अमाउंट बड़ी होती है वो ऊपर, जितनी पहले मिल रही होती है, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं। द राइट आंसर विल बी व्हाट, 20%। 20% इज द राइट ऑप्शन। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं यहां पे। ओके जी, आगे क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 90 एंड द गेन इज 50%, व्हाट इट इज सोल्ड फॉर 78, द गेन परसेंटेज। ठीक है, यानी कि एक आर्टिकल को 90 में बेचा गया और 50% की सोल्ड थी, ठीक है, 50% की गेन थी, सॉरी, एक एक कोई चीज है उसको 90 रुपए में बेचा गया, 50% उस पे मिला, यानी 45 में खरीदा होगा, 90 में बेच दिया, तो 50% का प्रॉफिट आ गया ना। व्हाट इट इज सोल्ड फॉर 78, तो उसका गेन परसेंट बताओ। फिर अब उसका गेन परसेंट बताओ। अगर हमारे पास दो चीजों में कंपैरिजन आ जाए, तो उसका तरीकाकार पता क्या होता है, एक साइड पे अमाउंट को लिख लो, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, एक साइड पे अमाउंट को लिख लो, और एक साइड पे उसकी परसेंट को लिख लो, एक साइड पे उसकी परसेंट को लिख लो। अब देखो, हमारे पास पहले अमाउंट कितनी थी, 90, और 50% का गेन मिला। पहले मान लो 100% है, तो 50% बढ़ के कितना हो गया, 150। अब अमाउंट 78 की है, और अब आपने बताना कितना वो होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 78 मल्टीप्लाई बाई 150 विल बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई एक्स। गॉट इट। तो यहां से हमारे पास x विल बी 78 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई 90, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ऐसे ही है। ओके, 3 2 जा 6, 1 गया, 3 6 जा 18, 26 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 को 5 से, 5 6 जा 30, 0 टेकन, 3 5 2 जा 10, और 3 13, 13, 130, 130 कहीं पे लिख रखा है, 130, यस, 130%। 130% का मतलब क्या, 100% तो शुरू में थी, तो उसका 30%। अगर आप लोग इसको ऐसे कर लो, अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसका एक ये भी शॉर्टकट है, ठीक है। इसको मैंने 150 बनाया क्योंकि स्टार्ट में 100% लिया जाता, आप इन चक्रों में ना पड़ा, आप इसको डायरेक्ट 50 ही लिख दो, तो आपका डायरेक्ट आंसर 30% ही आ जाना है। मेरी बात समझ आई है, ठीक है। आप इसको 150 ना करो, यानी आप इसको ऐसे कर लो,
अ, आप इसको ऐसे कर लो कि अगर हमारे पास अमाउंट 90 की थी और परसेंटेज 50 का था, फिर 78 की है, तो अब कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 90 इंटू एक्स तो 90 एक्स, 50 मल्टीप्लाई बाई 78, तो एक्स कितना आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाई 78 डिवाइडेड बाई 90, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे थ्री थ्री ज़ा 9, और थ्री टू ज़ा 6, थ्री सिक्स ज़ा 18, ऐसे ही है। अब इनको आप मल्टीप्लाई, 26 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 करोगे, यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 30, फिर अप्रोक्सीमेटली 30 आएगा। जो मैंने प्रोसेस बताया उसमें एग्जैक्ट 130 आएगा। यानी परसेंटेज स्टार्ट वाली 100 मान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नस्ट के बिजनेस स्कूल के लिए, एनईटी बिजनेस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 1/5 ऑफ ए नंबर, ठीक है, 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर, वो नहीं पता उसको एक्स मान लो। ऑफ ए नंबर है ना, तो उसको एक्स मान लो। इज 1/3, ओके, इज का मतलब इक्वल टू होता है। तो ये बन गया x/5 इज इक्वल टू 1/3। तो 3x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, आंसर तो ये नहीं है, आगे भी बात हो रही है। देन अब अगली क्लॉज शुरू हो गई है। देन 3/5 ऑफ द सेम नंबर, 3/5 ऑफ द सेम नंबर। अब वो सेम नंबर के कौन सा निकाल चुके हैं, वो 5/3 निकाल चुके हैं। 5 5 से 3 3 से कैंसिल, द आंसर विल बी 1, दैट इज रिटर्न इन अल्फा ऑप्शन। दोबारा देखो, पहले क्या था, 1/5 ऑफ ए नंबर इज 1/3, तो इसको मैंने हल किया तो वो नंबर ये आ गया। अब वो कह रहा है देन 3/5 ऑफ द सेम नंबर, तो सेम नंबर की जगह पे अब एक्स नहीं लगा देना है, सेम नंबर निकाल चुके हुए हो 5/3, वो इधर पुट करना है। तो आंसर विल बी 1, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि n मल्टीप्लाई बाई 7/12 इज 7/12, मल्टीप्लाई बाई 3/14, देन 1/n। कोई मसले की तो बात ही नहीं है। n मल्टीप्लाई बाई 7/12 इज इक्वल टू 7/12 मल्टीप्लाई बाई 3/14। ओके जी, n की वैल्यू निकाल लो, मेरे ख्याल में कोई मसला तो नहीं बनेगा। 3 इंटू, इसको लिख लो 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही है। और नीचे क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई 14। भाई ये जो 7/12 लेफ्ट साइड पे था, 12 उधर चल के मल्टीप्लाई हो गया, 7 इधर चल के डिवाइड हो गया। 7 7 से उड़ गया, 12 12 से उड़ गया, पीछे बचा 3/14। ये किसकी वैल्यू हुई, एन की। भैया अगर एन आपके पास 3/14 हो, तो 1/n उसने पूछ रखा है ना, 1/n किसके इक्वल होगा, तो 1/n विल बी 14/3। So that is seen in beta option. So beta option is the right option. Everybody clear? Beta option is the right option. Got it? आगे चले। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आप लोगों के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर लैप्सिस बिटवीन 11:50 AM टू 12:14 PM। अच्छा जी, ये बताएं कि इनके बीच में कितने घंटों का गैप आया। कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं ना पहले इसको मिनट्स में कर लेता हूँ। 11:50 से 12:14 जाएंगे तो कितना ऐड होगा, 24 मिनट ना। बिल्कुल, 10 मिनट ऐड करेंगे तो पूरा 12 बज जाएंगे, पूरे 12 बज जाएंगे, ऐसे ही है। 12 में 14 ऐड करेंगे तो 12 14 हो जाएंगे। तो मतलब 24 मिनट्स, 24 मिनट्स डिवाइडेड बाई 1 मिनट में कितने वो होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। भाई देखो ना, ये घंटे में लिखा है ना, 11 घंटे गुजर चुके हैं, 50 मिनट गुजर चुके हैं। तो मैंने, और फिर 12 घंटे गुजरे और 14 मिनट गुजरे, तो इनके बीच में कितने घंटों का गैप आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये घंटों में तो बनता है नहीं, ये तो 24 मिनट बनते हैं, तो 24 मिनट लिख लिया। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब इनको डिवाइड करके चेक कर लो। तो ये हमारे पास मिनट मिनट से गया, 2 3 ज़ा 6 0, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 2 50 ज़ा, तो 6/15। बल्कि ये मजीद जाता है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 2/5। तो 2/5 कहीं पे लिख रखा है, यस, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, आ जाओ यहाँ पे, बस यहाँ पे ये वाला। ओके, ऊपर कोई छूट तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये वाला कर ली हमने, इससे ऊपर वाला। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी कर लिया है। उसके बाद ये वाला अभी कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इफ अ नंबर इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/7, द रिजल्ट इज 8/9, व्हाट इज द नंबर। मेरे ख्याल में कोई मसले वाला क्वेश्चन नहीं है। इफ द नंबर इज एडेड, इफ आ नंबर, वो नंबर कह लो, A B C X Y Z, कुछ भी एक्स कह लो।
वो दोनों में ऐड किया गया, किसके, डिनोमिनेटर नीचे वाला, न्यूमिनेटर ऊपर वाला। भैया 4/7, ऊपर भी एक्स को ऐड किया, नीचे भी एक्स को ऐड किया, लेकिन ऐड करने से रिजल्ट 8/9 आया। निकाल लो नंबर, कोई मसले की बात नहीं है मेरे ख्याल में। 9 into 4 प्लस में एक्स, 8 into 7 प्लस में एक्स। ओके, तो यहाँ पे 36 + 9 x इक्वल टू 8 7 56 बनता है, +8 x। ठीक है, ओके जी। ये 9 x - 8 x, 56 - 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 6 से गया 20, बिल्कुल 20 आंसर आ गया। 20 इज रिटन इन डेल्टा ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। आफ्टर क्लेयर हैज रीड द फर्स्ट बुक 5/8 ऑफ ए बुक। ठीक है, यानी एक बंदे ने ना 5/8 ऑफ ए बुक पढ़ ली। चलो मैं यहां पे ही आपसे पूछता हूं, एक किताब है, उस किताब का 5/8 उसने पढ़ लिया, तो उसने कितना नहीं पढ़ा। बुक टोटल 1 है, 1 में से 5/8 वो पढ़ चुका है, तो कितना नहीं पढ़ा होगा वो ये निकल आएगा। 8 - 5 यानी कि 3/8। तो ये वो 3/8 है जो अभी अनरीड है। देखो मैं पहले ही ऐसे कर लिया, यानी कि उसने रीड कर लिया फर्स्ट ऑफ बुक 5/8, 5/8 अगर उसने पढ़ लिया तो कितनी नहीं पढ़ी, तो 1 में से जो पढ़ रखी है वो माइनस कर दो, 1 लिया जाता है पहले एक, ठीक है। तो 3/8 अनरीड है। देर आर 120 पेजेस लेफ्ट, रीड। यानी कि ये जो 3/8 है ये किसके इक्वल है, ये 120 के इक्वल है। गॉट इट। हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक क्लियर हैज रीड, उसने कितने पेजेस को पढ़ लिया है, कितने पेजेस को पढ़ लिया। अब इसका सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है, कि ये मैंने आप लोगों को बताया। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे पास 3/8 क्या थे, 3/8 इक्वल टू 120 है जो पेजेस बच जाते हैं, ऐसे ही है। 3/8, 3/8 वो है। और 5/8 उसने पढ़ ली हुई है, 5/8 उसने पढ़ ली हुई है, और 5/8 उसने पढ़ ली हुई है, और वो पेजेस कितने हैं वो तो नहीं पता, वही तो पूछा हुआ है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक क्लियर हैज रीड। यानी जो 5/8 उसने पढ़ा है वो कितने पेजेस बनते हैं वो नहीं पता, और जो उसने नहीं पढ़ा वो कितना है, 3/8 है, और उसके पेजेस कितने हैं, 120 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। वो हमने निकाल लिया, वो 3/8 इक्वल टू 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, मसले की बात है, क्या क्या सोच समझ रहे हो आप लोग। 3x/8, 120 × 5 ÷ 8, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। भैया यहां से आप लोग निकाल सकते हो x की वैल्यू को, 120 × 5 ÷ 8, 8 इधर डिवाइड हो रहा है उधर चल के मल्टीप्लाई, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर चल के डिवाइड, 8 8 से उड़ गया। 3 4 12, 0 का 0 आ गया। ओके जी, 40 × 5 द आंसर विल बी 200, आंसर विल बी 200। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इससे पता चला उस बुक के टोटल पेज थे 320, 320 पेजेस की वो बुक है, ये भी बता दिया। ओके जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कितना मजे का है, ऐसे क्वेश्चन को कितने मजे से किया करो, ये तो आप लोगों से वो सिंपल सी बात है, पजल सॉल्व करवाने का कह रहा है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन। देखो ना, आफ्टर क्लियर हैज रीड द फर्स्ट बुक 5/8 ऑफ ए बुक, भाई 5/8 ने पढ़ लिया है, कितना नहीं पढ़ा, 1 में से 5/8 माइनस कर दो, 3/8 जो उसने नहीं पढ़ा, 120 पेजेस लेफ्ट है, मतलब ये जो 3/8 है ना ये 120 पेजेस के इक्वल है। और वो पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस उसने पढ़ लिए हुए हैं, तो 5/8 जो उसने पढ़े हैं वो कितने पेजेस हैं, वो एक्स हैं, क्योंकि बुक्स का फ्रैक्शन और पेजेस की रेशियो, नीचे भी बुक का फ्रैक्शन और पेजेस की रेशियो, उसको एक्स कह लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। गॉट इट। उसके बाद आप लोगों के दो तीन और क्वेश्चन रहते हैं, इसको भी कर लो। अ टैक्सी चार्जेस Rs 6 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 2 बाई किलोमीटर, यानी फिर 2 रुपए किलोमीटर के वो करता है फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। इफ फराज हैज Rs 44 इन हिज पॉकेट, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही ट्रेवल, वो कितने किलोमीटर्स को ट्रेवल कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले देखो वो 6 चार्ज करता है 1 किलोमीटर के, ऐसे ही है। ओके, फिर वो क्या करता है, N2 पर किलोमीटर फॉर एवरी सब्सिक्वेंट, यानी फिर प्लस, फिर वो एक्स, एक्स किलो मतलब वो करता है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, पर किलोमीटर। तो ये हमारे पास टोटल किसके इक्वल है, 44 के। तो हम इसमें से x को साइड पे कर लेते हैं, दैट विल बी 6 + 2x इक्वल टू 44। तो 2x विल बी इक्वल टू 38 और x विल बी इक्वल टू 19। अब ये जो आप लोगों ने निकाला है ना, ये इसका निकाला है जो अगले 2 किलोमीटर पर
ये 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो चलता जा रहा है। हमने इसमें ये पहले वाला तो ऐड ही नहीं किया था, पहले वाला ऐड ही नहीं किया था, और पहले वाले की एक वैल्यू ऐड करेंगे, द आंसर, फाइनल आंसर विल बी 20, नॉट 19। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, तो यहां तक आप लोगों के क्वेश्चन मैंने बेसिक मैथ के आप लोगों को करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए असाइनमेंट हैं। जैसे ये है, 1/8 वो स्पेंड करता है क्लॉथिंग पे, और यानी एक टैक्स की सैलरी हमारे पास कितनी है, उसमें आप लोग ये सिंपल सी बात है याद रख लो। जैसे एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ कि अगर इसकी सैलरी का वो कितना, इसकी सैलरी 1 है, इनमें से 1/10 वो स्पेंड करता है क्लॉथिंग पे, 1/3 वो करता है फूड पे फॉर रेंट, और वट आर द सैलरीज लेफ्ट फॉर द अदर एक्सपेंडिचर, तो ये कितना बाकी बचेगा। तो इसका आप एलसीएम ले लो 30, तो 30 - 3 - 10, तो दैट विल बी 30 - 13 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 17/30। तो 17/30 उसके बाकी के एक्सपेंडिचर्स बचेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर नस्ट बेसिक मैथ। आई होप आप लोगों को आज की क्लास क्लियर हुई है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो 2025 के आप लोगों के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। अच्छा जी, आप लोगों की यहाँ पे क्लास वाइंड अप होती है, जिसमें मैंने आपको नस्ट एनिटी 2026 के लिए बेसिक मैथ की एक स्पेशल क्लास थी, और इसमें मैंने जितने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, इट्स बीन देयर इन योर 2025 एग्जाम्स। आप लोगों के 2025 के राउंड में आ चुके हुए थे। कुछ कोर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएं, इसके ये बेसिक्स वगैरह। ये आप जो बैच के बच्चे हो, आपको ये सारे नोट्स आ जाएंगे, और एंड पे ना 15 से 20 आप लोगों की असाइनमेंट के भी क्वेश्चन हैं। देखो ना, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन, हाउ मेनी 16 आर देयर इन 87 इंटू 1/2%, तो बड़े बेसिक, जिस तरह के मैं करवा चुका हूं ना, उसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं। तो आप सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन लाजम, ये देखो एन की वैल्यू की तरह का है, ठीक है। तो ये सारे ही जिस तरह मैं करवा चुका हूँ, एंड पे ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की असाइनमेंट है 10 से 15, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे इनको सॉल्व कर लेना है। और बाकी जो बैच के बच्चे हैं ना, जो आप लोगों को पूरे का पूरा, एक तो डेली आप लोगों की जो लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है, वो जो बाकी टीचर्स आप लोगों की लाइव क्लासेस ले रहे हैं, उधर बेसिक मैथ आपको सर काशिफ पढ़ा रहे हैं, तो वो आप लोग जो आप लोगों के डेली लाइव क्लासेस हैं, वो सर काशिफ वाली क्लासेस रेगुलर अटेम्प्ट करो। आपकी फिजिक्स सर हमाल पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग लो। मैथ आपको मैम जो शेरबानो करवा रही हैं वो आप लोग समझो, ठीक है। वो सारी चीज़ें करो, साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी दिया हुआ, वो सारी चीज़ें करके जाओ नस्ट के टेस्ट में। अब जो बच्चा ये परसेप्शन सेट करेगा कि सर मैं ये एंड गेम देख लूँ, ये स्पेशल क्लास देख लूँ तो मेरा कवर हो जाएगा, भाई नहीं होगा कवर। बैच में आए हो ना, तो बैच की वो सारी चीजें पढ़ के जाओ जो आपको प्रोवाइड की हुई हैं, फिर जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये मैंने ना पता क्या किया है, आप लोगों को ना, हमने पहले करवा रखे थे 2000 से 2024 तक के पेपर मौजूद हैं यूट्यूब पे ना, पास एजुकेशन सिस्टम ही चैनल पे, लेकिन ये 2025 का पेपर नहीं था, ठीक है ना। तो ये 2025 का पेपर आप लोगों को करवा दिया आज, ठीक है, ये 2025 का पेपर आप लोगों को करवा दिया। और अब चला जो बाकी, अब वो आप लोगों के पेपर होते जाएंगे, तो वो भी आपको डे वाइज साथ साथ करवाते जाएंगे, ठीक है। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट में जा रहे हो, अपने मार्क्स लाजमी तौर पे 180 का टारगेट सेट करना, और इस नंबर पे शेयर करने अपने मार्क्स को, और अपना फीडबैक इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है। और ये नोट्स आप बैच वाले बच्चों को आ जाएंगे। गॉट इट। यहाँ पे एंड पे मैं क्रेडिट देता हूँ, एक मिनट, क्रेडिट देता हूँ जो बच्चे यहाँ पे है ना, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा है। दानियाल उमर, वेरी वेल डन, ठीक है। एंड तक जो बच्चे क्लास में रहे और अच्छा रिस्पॉन्स, अब्दुल वासे, उसके बाद हैं, ये मैं रिकॉर्डिंग के अंदर, और ये रिकॉर्डिंग को बाद में हज़ारों बच्चे देखेंगे, और ये बच्चे फिर इंशाल्लाह नस्ट में जाएंगे तो इनके एक मेमोरी रहेगी। ओके जी, दानियाल उमर है, वेरी वेल डन। अब्दुल वासे, अली बिन फरीद है, अवैस रज़ा है, बुशरा खालिद है, दानिया गुल है, फाहिद अशफाक, फ़ातिमा इमरान है, फ़ातिमा जमील है, फिर हाफिज़ ज़हीर अहमद, जब्बार अली, महम अकबर, मलिक उस्मान, मिनाम मलाइका, फिर मोहम्मद अब्दुल रहमान, और इसके अलावा हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उस्मान, फिर है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नवाब शहरियार, जैम आगे, ये जाम, तहजीब, फातिमा, शहरियार जाम है, ठीक है, शहरियार ब्रेड, तहजीब फातिमा, ठीक है जी। तो ये आप तमाम बच्चे मौजूद हैं, वेरी वेल डन, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक इंशाल्लाह विल ब्लेस यू विल इन्फिनिटी, और बेहतरीन बेहतरीन मार्क्स लेके आओ, और अच्छे अच्छे डिसिप्लिन्स के अंदर जाओ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।